एक प्रतिभा का पुनः जन्म। निर्माता विनाशक। सी 291 मानसिक लड़ाई और सफलता। सैम ने छाया के पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं किया। उसने तिरछे वार किया और तलवार उस छाया पर लगी जो सीधे छाती में दिखाई दे रही थी और उसके चारों ओर मौजूद अंधेरे का एक हिस्सा एक बड़े ग्रे पैच का निर्माण करते हुए गायब हो गया। लेकिन यह संपूर्ण अंधकार का केवल 100वां हिस्सा है। तो सैम के सामने एक कड़वी लड़ाई है। दोनों ने कई तलवार चालों का आदान प्रदान किया। सैम की पहली चाल छाया की तैयारी के कारण थी और तब से उसके लिए छाया पर ठोस प्रहार करना कठिन हो गया। जैसे जैसे वे चालें बदल रहे थे, सैम की त्वचा धीरे धीरे काली होती जा रही थी। लेकिन उसके पूरे शरीर के साथ ये बहुत ही सूक्ष्म था कि केवल गुलाबी पैर की आधी उंगली ही काली पड़ गई थी। लेकिन उसके आसपास के अंधेरे को भी नुकसान हो रहा था और धीरे धीरे सभी जगहों पर ग्रे पैच बनते हुए धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आत्मा ने कुछ भी नहीं कहा। क्षितिज पर नजरें सैम का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही हैं। ये लड़ाई कृषकों की लड़ाई के विपरीत है। ये तलवार की रोशनी और तलवार की किरणों के बिना एक शुद्ध तलवारबाज की लड़ाई है। ये शुद्ध कौशल की लड़ाई है। शुरुआत से ही सैम अपनी मूल स्थिति से ज्यादा नहीं हिला। लड़ाई के दौरान उसने अपनी चालों का न्यूनतम उपयोग किया था। भले ही उन्होंने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कवर नहीं किया, लेकिन तलवार की सीमा के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। छाया की चाल को पढ़ा जा रहा था और वह रोकने में अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा था। उसी समय सैम की चाल को भी पढ़ा जा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि वह ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा था। जब सैम का बायां पैर पूरी तरह से काला पड़ गया तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, पर छाया और भी बेचैन होती नजर आ रही थी। इस समय सैम ने अपना पहला बड़ा आंदोलन किया। वह छाया पर चारों ओर से आक्रमण करने लगा। उसकी गति चरम सीमा तक पहुंच गई और देखते ही देखते छाया के सभी ओर प्रहार हो गए। बड़ी मात्रा में अंधेरा धूसर हो गया था और उसका केवल 1/4 भाग ही छाया के आसपास रह गया था। मानव, तुम ही एकमात्र हो जिसने मुझे यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया है, लेकिन यह उतना ही दूर है जितना तुम जा सकते हो। आत्मा ने लंबी चुप्पी के बाद कहा। छाया के चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया और छाया के शरीर में केंद्रित हो गया। तलवार अत्यंत चमकीली हो गई और उसमें से गहरी आभा निकलने लगी। सैम ने भी अपनी बची हुई सारी मानसिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर सुस्त और पारदर्शी हो गया और बाहर सैम के असली शरीर की नाक से खून बह रहा था। क्षण भर में ही चमकीली और काली तलवार में भयंकर टक्कर हुई और टक्कर से सारा अंतरिक्ष तरंगित हो उठा। सैम एक चित्रे की गुड़िया की तरह भूरे परिवेश में पीछे की ओर गिर गया और जो छाया वहां खड़ी थी वह पूरी तरह से धूसर हो गई थी। आंखों ने सैम को देखा जो मुश्किल से होश में था और उनमें एक चमक सी दिख रही थी। सैम पूरी तरह से काला पड़ गया था। एक पैर से लेकर उसके पूरे शरीर तक, माथे के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर सब कुछ काला पड़ गया था। एक छोटा सा हिस्सा जो केवल उसकी आंख जितना बड़ा था, अभी भी सामान्य चमकीले रंग में था। आप एक दिलचस्प बच्चे हैं। आंखें गायब हो गईं और सैम की चेतना उसके शरीर में लौट आई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सैम को लगा कि उसका सिर घूम रहा है और उसके पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था जो उसकी नाक से टपक रहा था। उसके हाथ में छाया तलवार थी और वह असमंजस में था कि वह सफल हुआ या नहीं। उसके सिर में एक आवाज गूंजी। मानव, तुम इतने बुरे नहीं हो। हालांकि तुम में मेरे गुरु की क्षमता का केवल एक अंश है। तुम सबसे बुरे नहीं हो। तुम एक औसत कृषक से बेहतर हो। मैं अभी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मुझे लड़ाई में इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचो। मेरी शक्ति तुम्हारे सहन करने के लिए बहुत अधिक है, यहाँ तक कि एक भी झटके से तुम्हें एक अंक की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक आप हताश स्थिति में न हो, मेरा उपयोग न करें और तब भी मैं ही नियंत्रण में रहूंगा, अन्यथा आप देर सबेर मर जाएंगे। तलवार की भावना के शब्दों पर सैम मुस्कुराया। वह तलवार की क्षमताओं को देखकर बेहद उत्साहित था, लेकिन जैसा कि तलवार ने कहा था कि वह उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर है। धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हें इधर उधर नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें कहीं भेज दूंगा, विरोध मत करो। सैम ने छाया तलवार को दिव्य आयाम में भेजा, जहां रीपा और जल्लाद मौजूद हैं। तलवार अन्य दो के चारों ओर घूम गई और सैम को आवाज दी। लड़का, ये दोनों किसने बनाए? मैंने उन्हें स्वयं बनाया। क्यों? आप उतने बुरे नहीं हैं। हालांकि वे मेरे जितने महान नहीं हैं, लेकिन सामग्री और शिल्प कौशल खराब नहीं है। सैम ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिया। वह पूरे दिन से बेहोश है। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इस समय शेष शक्तियों के लोगों की शेष 4 टीमों को खबर मिली, दृष्टा टावर एक महान व्यवसाय के लिए है। बिजली भला संप्रदाय के सभी सदस्य मर चुके हैं। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब सदस्यों को पता चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई तो सभी हैरान रह गए। तीनों लड़ाइयों में लाइटनिंग स्पीयर संप्रदाय के सभी सदस्यों को ताकत और तैयारियों में लाभ है। 3 लक्ष्य सभी प्रशिक्षण है और कमोबेश कमजोर स्थिति में हैं। आखिरकार वे खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन तीनों हमलावर मारे गए। जब उन्होंने दृश्य देखा तो थंडरबोल्ट संप्रदाय, जो वज्र देवता मंदिर के क्षेत्र के सबसे करीब है और यह भी डरते थे कि यह वज्र देवता मंदिर के हाथों में पड़ जाएगा, पहले से ही छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन युद्ध देखने के बाद वे करना चाहते थे कुछ अतिरिक्त तैयारी। लेकिन उनसे भी पहले ट्रान, रेड और सिल्विया और भी जल्दी में हैं। उनकी समय सीमा खत्म होने वाली थी। उनसे निपटने का रास्ता ढूंढना होगा। वे अपने क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। जानवर गुट, वे उस द्वीप पर गए जहां उन्हें आदेश मिला और वे चेन हंसिया वाले युवक से मिले। उन्होंने युद्ध और परिणामों के बारे में बताया। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? हमारे लिए उन्हें मारने की संभावना है। उन्हें जिंदा पकड़ना मुश्किल होगा। चेन दरांती वाला आदमी इन शब्दों पर भड़क गया और उनके जाने से पहले कुछ समझाया। जब तैनात की गई ये टीमें तैयारी कर रही हैं, तो कुछ लोग दांत पीसते हुए सैम की तस्वीर पकड़े हुए हैं। वे सभी सैम को उसके विशिष्ट कालेपन वाले कोट के कारण पहचान गए। ये कोई और नहीं बल्कि विरासत के महल में अपनी पीठ पर टैटू गुदवाने वाले लोग हैं। वे सैम से मिली मार को नहीं भूल पा रहे थे, लेकिन निराशा की बात यह है कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वे सभी इंतजार कर रहे हैं, समय के सही होने और एक निश्चित सीमा तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, और एक बार जब वे उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो वे सैम का शिकार करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है।
लाइटनिंग स्पीयर संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को उनके कुलीनों की मौत की खबर मिली और अब वे सोच रहे हैं कि सैम और उसके दोस्तों से कैसे निपटा जाए। 3 ग्रैंड रियलम कल्टीवेटर एक छोटी सी कीमत है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे कुछ भी वापस लाएंगे। उन्होंने उन्हें सिर्फ जांच के लिए भेजा है, लेकिन उनके परिणाम इसके लायक नहीं है, ये देखते हुए कि लक्ष्यों की युद्ध क्षमता का कोई अनुमान नहीं है। जबकि दुनिया भर में विभिन्न बड़े खिलाड़ियों से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, सैम सफलता की तैयारी कर रहा है। वह शैडो माउस नंबर 1 को अपने चौथे अनुबंध के रूप में तैयार कर रहे हैं। चूंकि जिस दिन उसे छाया चूहे मिले उसने उनमें से एक के साथ एक अनुबंध करने का विचार किया, लेकिन उसने उपयुक्त जानवरों का पता लगाने और उन्हें ढूंढने का फैसला किया और यदि वह ऐसी स्थिति में था जहां उसे कोई नहीं मिल सका तो उसने निर्णय लिया एक अनुबंध बनाने के लिए। संक्षेप में, वह हमेशा एक जानवर रिजर्व में रखना चाहता था, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं और उसे जल्द से जल्द सफलता हासिल करने की जरूरत है। अंततः शत्रु निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेंगे और उसे भीषण युद्धों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसे अंधेरे तत्व की भी आवश्यकता है और छाया माउस ने छाया प्रकृति के साथ अंधेरे तत्व को उत्परिवर्तित किया है। दूसरा कारण यह है कि छाया तलवार में छाया तत्व का विशेष आक्रमण होता है। ये वास्तव में छाया माउस के साथ अनुबंध करने का एक अच्छा समय है। तो अब वह अपने निवास के पिछवाड़े में एक बड़ी संरचना के साथ उन्हें जानवरों के साथ छुपा रहा है। उन्होंने हस्तचिन्ह बनाए और एक अनुबंध बनाया, क्योंकि उनमें से 4 ने एक बॉन्ड साझा किया था। इस बार जानवर के कमजोर होने या रक्त शुद्धि की कोई समस्या नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आध्यात्मिक केंद्र की जांच करने लगा। प्रकाश की चमक, सुनहरी लौ, हवा के बवंडर और पानी के साथ एक नया छोटा गोला है। गोला 2 रंगों का मिश्रण है, एक आधा सादा काला है जो शुद्ध अंधेरे तत्व को दर्शाता है और दूसरा आधा थोड़ा धुएं के रंग का है जिसमें काले रंग का धुआं छाया तत्व को दर्शाता है। अब उसके पास अंधेरा तत्व है और उसके लिए एक नया विषय सीखने का समय आ गया है जिसके लिए अंधेरे तत्व की आवश्यकता है। सैम टावर की लाइब्रेरी में गया। वह एक नई कला सीखने जा रहा है, आत्मा का जादू। ये भी सीयर टावर की तरह एक छोटा सा पेशा है। वे डार्क एलिमेंट उपयोग करता है जो हथियारों, फॉर्मेशन डिस्क, कलाकृतियों, कठपुतलियों आदि में आत्माओं को जोड़ने के लिए नेक्रोमेंसी के एक रूप का उपयोग करते हैं। ये आत्माएं हथियारों की स्वाभाविक रूप से निर्मित आत्माओं के समान अच्छी नहीं होंगी और इन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है यदि जिस वस्तु पर जादू किया गया था वह निम्न श्रेणी की थी और उपयोगकर्ता कहीं बेहतर साधना स्तर का था। यदि उपयोगकर्ता शक्तिशाली है तो वह मात्र एक विचार से भी आत्मा को मार सकता है। लेकिन वे अब भी इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग उपयोगकर्ता और हथियार के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जाता है। आत्मा को मंत्रमुग्ध करने के बाद उनके पास एक अनुबंध होगा और यदि पर्याप्त समय दिया जाए तो आत्मा पर्याप्त पोषण के साथ मजबूत हो सकती है। और इसके साथ ही हथियार की भावना के स्तर को समायोजित करने के लिए समय समय पर हथियार को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। ये ज्यादातर उन हथियारों के लिए उपयुक्त है जो उल्कापिंड, रेत और रक्त लौह जैसी सामग्रियों से बने होते हैं, क्योंकि ये हथियार समय के साथ रैंक में सुधार कर सकते हैं। लेकिन उन हथियारों को मंत्रमुग्ध करना व्यर्थ होगा क्योंकि उन हथियारों के लिए पैदा हुई प्राकृतिक आत्माएं अधिक शक्तिशाली हैं। छाया तलवार की तरह वे अत्यंत शक्तिशाली बन सकते हैं, इतने शक्तिशाली कि उपयोगकर्ता की चेतना को उसी तरह नष्ट कर सकें। प्राकृतिक आत्माओं की तुलना में उन्हें केवल औसत दर्जे का ही माना जा सकता है। फिर सैम को इस औसत दर्जे की आत्माओं की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लड़ाई के लिए या अपने हथियारों को मंत्रमुग्ध करने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए उनकी आवश्यकता है। वह आत्माओं का उपयोग उसी तरह करना चाहता है जैसे कि कृत्रिम बुद्धि का उपयोग उसके पिछले जीवन में किया गया था। अनुसंधान के लिए उनकी अगली पसंद में से एक कठपुतली कारीगरी है, और विरासत के महल की कठपुतलियों से एकत्र किए गए मस्तिष्क तंत्र को देखने के बाद उनके पास कई नए विचार हैं। लेकिन इन्हें क्रियान्वित करने के लिए पहले उसे नेक्रोमेंसी कौशल सीखना होगा ताकि वह सर्वोत्तम जादू कर सके। उन्होंने नेक्रोमेंसी अनुभाग में दैवीय इच्छाओं को आत्मसात करना शुरू कर दिया। इस दुनिया में नेक्रोमेंसी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। द अनडेड नेक्रोमेंसी, यह मरे हुओं की भौतिक सेना बनाने के लिए शवों का उपयोग कर रहा है। यह सबसे बुनियादी नेक्रोमेंसी है और उन सभी में सबसे आसान है। दूसरा है आत्मा नेक्रोमेंसी, यह मृतकों की आत्माओं का उपयोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है। यह या तो जादू के लिए है या लड़ाई में। उनके पास जो सेना हो सकती है या जिन आत्माओं को उन्होंने बुलाया है वे अधिकतर अमूर्त हैं और वे अधिकतर मानसिक हमलों का कारण बनती हैं। तीसरा है शैडो नेक्रोमेंसी, यह वह नेक्रोमेंसी है जो मरे हुए नेक्रोमेंसी के भौतिक गुणों और आत्मा नेक्रोमेंसी की अमूर्तता दोनों का उपयोग करती है। यह अंतिम विधि मृतकों की छाया का उपयोग करती है। इस दुनिया में हर जीवन की एक छाया होगी और जैसे जैसे व्यक्ति मजबूत होता जाता है उसकी छाया भी मजबूत होती जाती है। लेकिन बहुत से लोग छाया की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वे वास्तव में छाया की दुनिया में रहते हैं। छाया लोग किसी के लिए सुलभ नहीं है। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस छाया संसार के कानून उस छाया को गायब कर देंगे। छाया नेक्रोमेंसी में नेक्रोमेंसर एक व्यक्ति के रूप में हत्या करने के बाद वह अपने कौशल का उपयोग मुश्किल से छाया की दुनिया तक पहुंचने और उस छाया को बाहर निकालने के लिए करेगा जो गायब होने वाली थी और उसके साथ एक अनुबंध करेगा, उसे अस्तित्व में रहने देना क्योंकि वह उसकी सहायता से शक्ति एकत्रित करता है। यह अब नेक्रोमेंसर की मदद से छाया दुनिया और इस दुनिया के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। सैम उन तीनों को सीखना चाहता था, पहले वाले को छोड़कर जो केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उपयोगी होता है जहां उसकी संख्या अधिक थी और उसे बस कुछ तत्काल जनशक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरे का उपयोग मंत्रमुग्ध करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग वह अक्सर करता होगा भविष्य में। जहां तक तीसरे की बात है तो उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी में है। इस छाया नेक्रोमेंसी का उपयोग दोनों संख्याओं के साथ साथ कई अन्य उद्देश्यों जैसे टैलेंट ट्रैकिंग और कई अन्य के लिए किया जा सकता है। लेकिन नेक्रोमेंसी की अपनी कमियां हैं और इसके लिए अत्यधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जानकारी को जितना अधिक पढ़ा गया सैम को उतना ही अधिक महसूस हुआ कि अंधेरे तत्व के साथ अपार संभावनाएं हैं।
इससे उन्हें ये भी विचार आया कि अंधेरे तत्व का विपरीत जो कि प्रकाश तत्व है, उसे अज्ञात छोड़ दिया गया है। उन्हें विश्वास नहीं है कि यह केवल ठीक हो सकता है और उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं इसका पता लगाया है और यहाँ तक कि शुद्ध प्रकाश ऊर्जा आधारित हमले भी बनाए हैं। जैसे ही सैम चीजें सीखने बैठा, उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में बातें जोरों पर चल रही थी। इस समय जैक और बाकी लोगों ने भी अपने प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया। उन्होंने अपने द्वारा चुने गए 3 स्थानों का काम पूरा कर लिया है और एक ही गंतव्य की यात्रा कर रहे हैं। यह एक ऐसा शहर है जहां उन सभी ने अपना पहला चरण समाप्त होने के बाद मिलने का फैसला किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने वर्तमान प्रशिक्षण स्थानों में 1 महीना बिताया और शहर पहुंचे। उन्होंने पूरा दिन एक साथ बिताया, आराम किया और हर तरह का खाना खाया। यहाँ तक कि उस शहर में भी किसी तरह का निर्माण कार्य चल रहा है जो सैम के प्रोजेक्ट से संबंधित है और यहाँ तक कि जब उन्होंने यात्रा की तो पूरे रास्ते में प्रोजेक्ट के बारे में कई संकेत मिले। अगली सुबह वे शहर के पास जंगल में मिले और उनका उद्देश्य खुद को परखना था। एक स्पा के लिए वे भविष्य में एक साथ लड़ने जा रहे हैं और एक दूसरे की क्षमताओं से अवगत होना जरूरी है और दूसरा कारण यह है कि वे तीनों में से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। जैक, वॉट और फिलिप एक त्रिकोण में खड़े हैं और एक दूसरे को भूल रहे हैं। जैसे ही वे लड़ाई शुरू करने वाले थे, वे तीनों अचानक एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए पीछे मुड़ गए। जैक ने अपनी तलवार अपनी कमर पर पकड़ रखी थी और वॉट ने अपने हाथों में एक कार्ड पकड़ रखा था और फिलिप के हाथ पहले से ही लाल हो रहे थे। वाह, आप सचमुच अच्छे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बिजली का भाला संप्रदाय आप लोगों से हार गया। 3 लोग 3 अलग अलग दिशाओं से निकले। उनमें से एक के हाथ में हथौड़ा है और बाकी 2 में से एक के हाथ में धनुष है और आखिरी वाले के हाथ में खंजर है। उनकी छाती पर वज्र की शिखा कसी हुई है। फिलिप ने उन्हें ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे शिखा परिचित लगी और कुछ सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, थंडरबोल्ट संप्रदाय। तीनों नवागंतुक अपनी जगह पर रुक गए और जो आदमी पहले बोल रहा था उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कि हम कौन हैं, इसलिए तैयार रहें। हम बिजली के भाले संप्रदाय के उन कमजोर लोगों की तरह नहीं हैं। हम एक आदर्श टीम है। भले ही हम आप में से केवल एक को पकड़ना चाहते थे, हमारी किस्मत से आप सभी हमें एक उत्तम अवसर देते हुए उसी गंतव्य की यात्रा शुरू कर दी। हे, अगर हम तुम तीनों को पकड़ ले तो इनाम बहुत अच्छा होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वे तीनों चले गए। धनुर्धर ने बिना रुके तीर चलाना शुरू कर दिया। वह एक बिजली तत्व उपयोग करता है और उसने जो तीर चलाए वे नीले नीले बिजली से घिरे हुए थे। उनका पहला निशाना वॉट था। चूंकि वॉट एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने लंबी दूरी की चालें दिखाई, उसने सबसे पहले उसे निशाना बनाया और उसे व्यस्त रखा। हथौड़े वाला भारी और विशाल है। उसने बड़े युद्ध हथौड़े को घुमाया क्योंकि उसका पूरा शरीर और हथियार पूरी तरह से बिजली से घिरे हुए थे। वह जैक की ओर बढ़ा। वह ऐसा व्यक्ति प्रतीत हो रहा था जो रक्षा में कुशल है और अंतिम व्यक्ति वह व्यक्ति है जो पहले बोलता था और समूह का नेता प्रतीत होता था। फिलिप की ओर बढ़ते हुए उसने 2 खंजर लहराए। वह बिजली तत्व का उपयोग करता भी है और वह अपनी गति और हमलों की दक्षता बढ़ाने के लिए बिजली तत्व का उपयोग कर रहा है। वह फ्लैश की तरह चला गया और भले ही फिलिप हिलते हुए पैटर्न को देख और अनुमान लगा सके और उसकी आंखें ऊपर रह सके, फिर भी उसके शरीर को प्रतिक्रिया करने में कठिनाई हो रही है और उनकी निराशा के लिए प्रतिद्वंद्वी सभी स्तर 3 ग्रैंड दायरे के कृषक हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने खेल में सुधार करना चाहते थे क्योंकि तीनों लेवल 2 कल्टीवेटर्स को हराने में कामयाब रहे। हालांकि फिलिप को प्रतिद्वंद्वी की समान गति बनाए रखने और प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन उसके पास इसका मुकाबला करने के अन्य तरीके हैं और वह है सटीकता। सभी प्रकार की क्षमताओं में से गति एक ऐसी क्षमता है जिसका मुकाबला करना कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे दूर नहीं किया जा सकता है। परिशुद्धता उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने शरीर पर धातु तत्व सम्लन लगाया। उनकी पूरी त्वचा धातु में बदल गई और अग्नि तत्व लगाते ही वह अत्यधिक गर्म हो गई और लाल हो गई। उन्होंने देखा कि उनकी धातु मोल्डिंग तकनीक के लिए जब धातु गर्म होती है तो इसके बेहतर परिणाम होते हैं क्योंकि वह इसे आसानी से ढाल सकते हैं। कुछ प्रहार करने के बाद आखिरकार उसे दूसरे व्यक्ति की क्षमता का अंदाजा हो गया और वह जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो गया। फिलिप वहां एक धातु की मूर्ति की तरह खड़ा था जो गर्म होकर जल रही हो। जैसे ही खंजर उपयोगकर्ता ने अपना रास्ता बनाया, उसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी। उसने अपना खंजर घुमाया क्योंकि वह फिलिप के दिल में पीछे से वार करना चाहता था। खंजर के संपर्क में आने से पहले ही फिलिप पर विद्युत चाप चला दिया गया। इससे पक्षाघात प्रभाव प्राप्त हुआ और चूंकि फिलिप एक धातु तत्व उपयोग करता है, इसलिए उसकी चालन दर अधिक होगी। लेकिन फिलिप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि उन्हें बिजली का हल्का सा एहसास हुआ, लेकिन किसी कारण से इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलावर और फिलिप दोनों को नहीं पता। इसका कारण सरल है। फिलिप, जो वर्तमान में एक लाल गर्म धातु है, में बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध है। हालांकि हमले के इस स्तर पर समलन आंशिक है, लेकिन उसके लिए इसका विरोध करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि न तो हमलावर और न ही फिलिप ने इस पर ध्यान दिया। खंजर सीधे दिल की ओर मारा गया, लेकिन इससे पहले कि संपर्क हो पाता, एक धातु की कील अचानक फिलिप की पीठ से निकली और लगभग हमलावर की आंख को छेदती हुई निकल गई। वह बमुश्किल इससे बच पाया और कील ने हमलावर के चेहरे पर गहरा निशान छोड़ दिया। वह एक कदम पीछे हट गया और विकास पर भड़क गया। उसने नहीं सोचा था कि फिलिप, जो केवल एक पीक ग्रेड क्षेत्र है, इस तरह का कदम उठाएगा। वह लेवल 3 हासिल करने वाले ग्रैंड रियल कल्टीवेटर का विरोध करने में सक्षम है। लेकिन हमलावर निराश नहीं हुआ। वह साधना में श्रेष्ठ है और वह सहनशीलता की लड़ाई लड़ सकता है। दृष्टा टावर में उन्होंने जो देखा, उससे पता चलता है कि इन लोगों के तुरुप के पत्ते वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने धैर्य की लड़ाई का फैसला किया। उसने व्यंग्य किया और अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। इस बीच बाकी 2 हमलावरों को भी इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हैमर वाला भारी भरकम आदमी मुख्य रूप से बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए शक्ति जमा की और केवल एक ही हमला किया जिससे बहुत अधिक नुकसान होगा। लेकिन जैक के नए सीखे गए कौशल एकदम विपरीत हैं।
अब उसकी चाल बहते पानी की तरह कोमल और लचीली है। वह बहुत अलग और अप्रत्याशित कोनों से चकमा देने और हमला करने में बहुत अच्छा है। हथौड़े वाले को उससे निपटने में कठिनाई हो रही है और जब वह हमले के लिए शक्ति जमा करते हुए बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो उसके बगल में जैक है जो धीरे धीरे अपना बचाव कर रहा है। लेकिन उसे अब भी भरोसा है कि जब तक लड़ाई काफी लंबी खींचती है तब तक वह जैक से निपट सकता है। जहां तक तीरंदाज लड़के और वॉट का सवाल है, उनकी लड़ाई सबसे मनोरंजक है। तीरंदाज को लगा कि दूरी, शक्ति और गति से उसे फायदा है जिससे वह हमला कर सकता है, लेकिन वह इससे अधिक गलत नहीं हो सकता था क्योंकि वॉट ने अपनी कार्ड चालों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और वह उन्हें कई अलग अलग कोनों में फेंक रहा है और कभी कभी वह उन्हें सीधे उस पर लक्ष्य किए बिना भी फेंक रहा है। लेकिन कार्ड हवा में एक अजीब मोड़ ले रहे हैं, जैसे कि हवा ही उन्हें ले जा रही है और चाहे जो भी हो वह उस तक पहुंच रही है। और इस तरह तीरंदाज उचित क्षति के हमले करने में भी सक्षम नहीं था। और जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वह ये थी कि वॉट के पास अंतहीन कार्ड थे। वह बस उन्हें एक के बाद एक फेंकता रहा। वे उसके हवा के झोंकों से भी तेज हैं और हर बार जब तीरंदाज तीर चलाकर हमला करने में कामयाब होता है तो इसे एक कार्ड द्वारा रोक दिया जाता है और यदि एक कार्ड पर्याप्त नहीं है तो कई कार्ड आएंगे और कुल मिलाकर एक भी तीर वॉट तक नहीं पहुंच पाएगा। और वह भी केवल सहनशक्ति की लड़ाई पर ही भरोसा कर सकता है। वे आसानी से अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि जब वे भिड़ते हैं तो प्रतिद्वंद्वी के तुरुप के पत्ते उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और यदि किसी भी संयोग से उन्हें गंभीर क्षति होती है तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गतिरोध के इस क्षण में वॉट, जैक और फिलिप उन तीनों की आंखों में एक चालाक चमक थी। उन्होंने सावधानी से एक छोटी सी जगह जैद निकाली और अपने विरोधियों को ध्यान दिए बिना अपने मुंह में रख ली। वे जानते थे कि उनके दुश्मन सहनशक्ति की लड़ाई चुनेंगे क्योंकि यह उनका नुकसान माना जाता था और यहाँ तक कि गोलियां, औषधि और बहुत उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले भोजन भी इस मुद्दे को हल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पचाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके पास इसका समाधान है। लड़ाई चलती रही। हैमर आदमी ने सबसे पहले देखा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि अब तक उसके बाजू और अंगों पर कुछ चोटें लग चुकी थी जो उसकी लड़ाई में महत्वपूर्ण बाधा दिखा रही थी। उसे 3 सदस्यीय इस छोटी सी टीम के लिए एक टैंक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन अब उसे भी हिट लेने में कठिनाई हो रही थी। लड़ाई इतने लंबे समय से चल रही है कि उसे पहले ही इस स्तर पर लाया जा चुका है, लेकिन जैक में किसी भी प्रकार की थकावट नहीं दिख रही है। अधिक से अधिक वह पसीना बहा रहा था और हौंफ रहा था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर लग रही थी, लेकिन वह पूर्ण थकावट के करीब नहीं है। वह आधा खाली ही लग रहा था। समस्या यह है कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी आधी खाली है, जो स्तर के अंतर के कारण असंभव होना चाहिए। वह अचानक अपनी जगह पर रुक गया और जैक, जो रुका हुआ था, ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वज्र संप्रदाय के लिए बहुत कुछ। हम कमजोर खेती वाले हैं और हमें अभी तक एक भी गंभीर प्रहार का सामना नहीं करना पड़ा है। उनके शब्द तीखे और व्यंग्यात्मक थे। हथौड़ा चलाने वाला तुरंत क्रोधित हो गया। उन्हें वास्तव में अपनी क्षमता पर गर्व था और उन्होंने ये भी दावा किया कि वे उन्हें हरा देंगे। वे इतने आश्वस्त थे क्योंकि वे पहले भी कई ऑपरेशनों में सफल हो चुके थे। हट्टा कट्टा आदमी हमेशा एक टैंक होता था जो सबसे शक्तिशाली को रोक सकता था। इस बीच तीरंदाज उस व्यक्ति से निपटता है जो संभवतः युद्ध को प्रभावित करने वाला परिवर्तनशील व्यक्ति हो सकता है, और तीसरा व्यक्ति जो एक फुर्तीला हत्यारा है वह अंतिम बचे हुए व्यक्ति की देखभाल करेगा। और दृष्टा टॉवर पर उन्होंने जो दृश्य देखा उसके आधार पर जैक अपने तलवार कौशल के साथ सबसे शक्तिशाली लग रहा था और वह था जो दूसरे व्यक्ति को ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने में सक्षम था। फिलिप की जीत को एक अस्थायी जीत के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि मुख्य कारण ज्वालामुखी से बुरी तरह से गिरना था, और जहां तक वॉट की लड़ाई का सवाल है, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना गया जो परिवर्तनशील हो सकता था क्योंकि उन्होंने कुछ उच्च स्तरीय भविष्यवाणी और गणनात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। तीरों को नीचे गिराकर और प्रतिद्वंद्वी को अपने ही हमले के लिए जवाबी हमला करने के लिए मजबूर करना। उन्होंने अपनी अक्लों के आधार पर पैटर्न का पालन किया और वे ये जानने में असफल रहे कि उनके 3 विरोधियों ने अपने सभी कार्ड और उनकी युद्ध शैलियों का खुलासा नहीं किया होगा, जो उन्होंने सोचा था कि उनकी शैली बिल्कुल सच नहीं हो सकती है। जब उन्होंने देखा कि उनमें से 3 एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं तो वे बहुत खुश हुए और तुरंत एक टीम को हराने की अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास के साथ यहां आ गए। लेकिन अब हालात कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। हथौड़ा चलाने वाला व्यक्ति उकसावे से क्रोधित हो गया और उसने पूरी ताकत से अपना हथौड़ा घुमाया। इससे जमीन में दरार पड़ गई और गड्ढा हो गया। जैक ने आसमान में छलांग लगाई और बिना देर किए सीधे उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। वे दोनों बिना किसी बात की परवाह किए एकदम सधे अंदाज में एक दूसरे पर वार करने लगे। टीम लीडर, जो हत्यारा था, अचानक हुए बदलाव से सतर्क हो गया और उसने तुरंत कुछ सोचा। उसने फिलिप को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने 2-1 से निपटने के लिए जैक की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और अपनी चाल चली, जैक ने अचानक हथौड़े वाले को छोड़ दिया और हत्यारे की ओर हवा में छलांग लगा दी। हथौड़ा चलाने वाला लड़का अपनी चाल में धीमा है और वह बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ पा रहा है। और इससे पहले कि हत्यारा आश्चर्य से बाहर आ पाता, फिलिप अपनी दोनों मुट्ठियों को थोड़ा बड़ा करके और उसमें से धातु की कीलें बाहर निकलते हुए पीछे से आया। हत्यारे की योजना तुरंत उलट गई। तीरंदाज और हथौड़ा चलाने वाला अपने नेता को बचाने के लिए एक चाल चलने वाले थे, लेकिन वॉट ने अचानक एक ही समय में दोनों हाथों से ताश का एक गुच्छा फेंक दिया। कार्ड पहले से अलग हैं। उनमें सभी तार जुड़े हुए हैं और वॉट ने चरम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। प्रत्येक कार्ड तीरंदाज और हथौड़ा चलाने वाले दोनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित था। प्रत्येक व्यक्तिगत हमला सीधा होता है और उससे बचा जा सकता है, लेकिन बच निकलना असंभव है क्योंकि एक ही समय में कई हमले होते हैं। वॉट द्वारा कवर किए गए हमलों की सीमा को देखकर आर्चर पूरी तरह से स्तब्ध था। उन्होंने हवा को बेहद सूक्ष्म तरीके से नियंत्रित किया ताकि कोई ध्यान देने योग्य दोष न हो। हर कार्ड अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इस समय जैक ने खंजर को रोक दिया और हमलावर की छाती पर वार कर दिया, जबकि फिलिप ने एक एक करके सीधे उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में घूंसे मारे। वह गैटलिंग गन की तरह एक के बाद एक घूंसे मारता है और एक सेकंड में रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और पूरी पीठ में छेद हो जाते हैं।
हथौड़ा चलाने वाले और तीरंदाज ने वॉट के हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनकी कुछ कंडराएं कट गईं और उनके चेहरे पर भी कई कट दिखाई दिए। फिलिप और जैक ने अपनी कुछ ऊर्जा खर्च कर ली, लेकिन उनकी ऊर्जा धीरे धीरे ठीक हो रही है। उन्होंने अपना ध्यान उस हथौड़े वाले की ओर लगाया जो अभी भी वॉट के हमले से उबर रहा था। वॉट ने सभी कार्ड वापस बुलाए और उन्हें फिर से तीरंदाज पर फेंक दिया, लेकिन इस बार तीरंदाज ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने एक स्क्रॉल निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। इसके साथ ही स्क्रॉल और तीरंदाज बिजली की चमक में बदल गए और हथौड़ा वाले के पास फिर से प्रकट हुए और जैक और फिलिप पर 2 तीर चलाए, जिससे वे पीछे हट गए। इस बार तीरंदाज ने कोई ऊर्जा नहीं बचाई। वॉट उनकी ओर दौड़ा और फिलिप और जैक से जुड़ गया। अब लड़ाई 3 बनाम 3 से 3 बनाम 2 की हो गई। हमलावरों का नेता तो मृत समान है। आर्चर निराश लग रहा था। वह लगातार उस नेता को देख रहा था जो कमजोर सांस ले रहा था, और फिर उनकी स्थिति जो लड़ाई गतिरोध में थी वह अचानक बदल गई है और उनका साथी ही वह है जिसने पैमाने में उतार चढ़ाव का कारण बना दिया है। वह भागने और आगे बढ़ने के बीच सोच रहा था, लेकिन जब उसे अपने नेता की पहचान याद आई तो उसके पास केवल एक ही रास्ता था। उन्हें या तो नेता को बचाना होगा और उसे वापस ले जाना होगा, या उसके साथ मरना होगा। यदि वे संप्रदाय में वापस नहीं आए तो संप्रदाय में वापस जाने पर भी कोई जीवन नहीं होगा। उसने हथौड़े वाले की ओर देखा और इशारा किया। इस पर हथौड़ा वाले ने अपने दोनों हाथ तीरंदाज की पीठ पर रख दिए और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। धनुर्धर ने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे उसकी सीमा तक बढ़ाया। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तीर और उसके पैरों में स्थानांतरित हो रही थी। पूरी ऊर्जा को स्थानांतरित होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, और इससे पहले कि तीनों प्रतिक्रिया कर पाते वह सीधे हवा में उछल गया, जैसे नीली नीली बिजली उसके चारों ओर घूम रही हो। एक ही छलांग में जमीन पर गड्ढा हो गया और 50 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने तीनों पर धनुष का निशाना साधा और उसे छोड़ दिया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, तीनों ने प्रतिक्रिया की, लेकिन तीर जमीन से टकराने के कारण वे विस्फोट के दायरे से पूरी तरह बच नहीं पाए। उन्हें इस आखिरी हमले की उम्मीद नहीं थी, और वह भी पूर्ण हमले की। वे विस्फोट से तीनों तरफ चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़ गए। इस आखिरी हमले में उन्हें जो नुकसान हुआ उसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि यह तेज था। एक और वजह है, और वो ये कि उन तीनों को सिग्नल मिल गया। जैसे ही वे खड़े हुए, वॉट, फिलिप और जैक सभी ने जंगल की ओर देखा। उन्होंने अपने घावों की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। तीरंदाज और हथौड़ा वाला अभी भी सतर्क है। हालांकि तीनों घायल हैं, लेकिन ये जीवन के लिए खतरा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे जंगल देख रहे हैं तो उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। फाल्क बेहद तेजी से जंगल में उड़ गया और वॉट के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानवर के शरीर पर कई घाव हैं और उस पर काटने के कई निशान हैं। ये वह संकेत है जो वॉट को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि फिलिप और जैक को भी एक संकेत मिला जो उनके जानवरों की मृत्यु है, जिन्हें वे माउंट के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जानवरों को खुला घूमने के लिए छोड़ दिया ताकि उन्हें जानवरों की थैली में घुटन महसूस न हो, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह मर जाएंगे। वॉट ने कुछ गोलियां निकाली और फाल्क को खिलाया, जबकि उन्होंने गोलियों को पचाने के लिए उनके अनुबंध के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि जानवर गंभीर स्थिति में नहीं है, वॉट ने उसे जानवर की थैली में रख दिया और जिस दिशा से फाल्क आया था उसकी ओर उदासीनता से देखा। वे सभी कुछ जानवरों को तेजी से अपनी ओर दौड़ते हुए सुन सकते थे, और जो आभा वे उत्सर्जित कर रहे थे वह निश्चित रूप से लेवल 5 की है। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये जंगल के जानवर हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद को प्रकट किया तो देखा कि 3 जानवर, उन पर 3 लोग सवार हैं। वज्र संप्रदाय के लोग भयभीत हो गए। राक्षस तिकड़ी तीरंदाजा बुदबुदाया क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वे कोई और नहीं बल्कि ट्रान, रेड और सिल्विया हैं। बाघ, हाथी और भेड़िया तीनों जानवर जमीन पर गिरे फाल्क के खून को सूंघ रहे हैं। वॉट की अभिव्यक्ति सबसे ठंडी है। वह अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना क्रोधित नहीं हुआ। फाल्क गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह इसका कारण जानता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ खास नहीं कर सकते। दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है, भले ही वे अपनी पूरी ताकत पर हो। विरोधियों को हराना लगभग असंभव है क्योंकि दूसरी पार्टी के पास लेवल 5 पर 3 जानवर हैं और खुद खेती करने वाले हैं, जिनमें से एक लेवल 2 ग्रैंड रियल है और शेष 2 लेवल 3 ग्रैंड क्षेत्र हैं। लड़ाई एक तरफा होगी। वॉट, जैक और फिलिप को पहले न टूटने का पछतावा है। वे प्रशिक्षण और संयम के लिए महान दायरे में रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी हमेशा निष्पक्ष नहीं खेलेंगे। इससे निपटने का उनके पास केवल एक ही रास्ता है और वह है भाग जाना, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने निकटतम शहर की ओर जाने का उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, और अगर यह खुला भी था तो शहर बमुश्किल स्टारवुड शहर के बराबर है। वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। वॉट ने तुरंत सिल्वर विंड को बाहर निकाला, जबकि जैक और फिलिप ने मीथेन ग्रेनेड को बाहर निकाला। ग्रेनेड लेवल 6 मीथेन से बने हैं। उन्होंने हथगोले फेंके और वॉट की ओर छलांग लगा दी। वॉट ने चांदी की हवा को सक्रिय किया और उन दोनों को अपनी बाहों से पकड़ लिया और उड़ गया। उसे लड़ने में कोई भरोसा नहीं है, और यहाँ तक कि मीथेन विस्फोट भी शक्तिशाली है। उसे भरोसा नहीं है कि दुश्मन इससे मारे जाएंगे। वे घायल हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब यह फट गया तो दूसरा ग्रेनेड उतारने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वे तुरंत इससे बच जाएंगे। और भागते समय भी वॉट ने पूरी सतर्कता बरती। यह कोई अग्रदूत नहीं है और वह सैम नहीं है। वह चरम स्तर 5 की जानवर की गति तक नहीं पहुंच सकता। वह अधिक से अधिक आरंभिक चरण लेवल 5 के जानवर की गति तक पहुंच सकता है, और उसके पीछे के जानवर भी उसी स्तर के हैं। उसका एकमात्र लाभ होवरबोर्ड की बहुमुखी प्रतिभा है। वह सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता था। राक्षस तिकड़ी ने वज्र संप्रदाय के लोगों को खत्म कर दिया है और वॉट का पीछा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। जब वज्र संप्रदाय ने देखा कि तीनों एक ही स्थान पर जा रहे हैं तो उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया और इस आश्चर्यजनक हमले की तैयारी की। वे बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे और जितनी आसानी से हो सके उनसे निपटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वज्र संप्रदाय को खुद को थका देने दिया और फिर अंतिम कदम उठाया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तीनों के पास अभी भी भागने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो सकती है।
हालांकि उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने निकटतम शहर का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। वे केवल जंगल के माध्यम से दूसरे शहर तक जा सकते थे और इसमें काफी समय लगेगा। सामान्य संचार टोकन काम नहीं करेंगे क्योंकि सीमा अधिकतम एक शहर होगी। उन्हें कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिल सकता। इस समय पिछले युद्ध क्षेत्र के एक अगोचर कोने से एक आदमी और लेवल 4 का एक जानवर बाहर आया और निकटतम शहर की ओर चला गया। वे अचानक कारीगर टावर में घुस गए और संचार चैनल के माध्यम से अपने तत्काल बेहतर कारीगर टावर से संपर्क करना शुरू कर दिया और खबर जल्द ही सैम के शहर में पहुंच गई। वॉट और बाकी लोग बेतहाशा उड़ रहे हैं। वे यथासंभव अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्पेस जेड वे अपने मुंह में रखते हैं वे वही हैं जिनका वे उपयोग कर रहे हैं। ऐसी कई ऊर्जा कोशिकाएं हैं जो स्पेस जेड के अंदर मुंह में फिट हो सकती हैं। उन्होंने उनका उपयोग इसलिए किया ताकि जब वे उच्च लोगों के लोगों से लड़ रहे हों तो वे लड़ाई में लंबे समय तक टिक सकें। और चूंकि सामान्य स्पिरिट पत्थरों की तुलना में ऊर्जा कोशिका से ऊर्जा खींचना बेहद आसान है, यह उनके लिए पूरी तरह से काम करता है। लेकिन पीछा करना सिर्फ उड़ना और दौड़ना नहीं है। बोर्ड पर तिकड़ी राक्षस तिकड़ी पर हमले कर रही है क्योंकि राक्षस तिकड़ी भी बोर्ड पर तिकड़ी पर हमला कर रही है। लेकिन बोर्ड के आकार और बहुमुखी प्रतिभा के लाभ को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। वॉट हमलों से बच सकता है चाहे वे कितने भी हों और कितनी भी दिशाओं से आएं। लेकिन राक्षस तिकड़ी के पास वह लाभ नहीं है। 3 जानवर विशाल हैं और रास्ते से भटके बिना चकमा देने में असमर्थ हैं। और जब मीथेन ग्रेनेड फेंका जाता है तो उनके पास रुकने और खुद को रोकने के अलावा कोई और मौका नहीं होता है। वॉट निकटतम मार्क्वेस शहर की ओर बढ़ रहा है। यह एकमात्र स्थान है जहां ग्रांड क्षेत्र के कृषक मौजूद हैं। हालांकि वह अत्यधिक चिंतित नहीं है। उसे विश्वास है कि यदि वह इस गति को बनाए रख सकता है तो वे निश्चित रूप से बच सकते हैं। और उसे लग रहा है कि उन्हें पूरी तरह भागने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी संभावना है कि शिकारी और शिकार की भूमिकाएं उलझ जाएंगी। पीछा 2 दिनों तक चला और वॉट लगभग अपनी बुद्धि के अंत पर था। उन्होंने हर संभव चीज पर विचार किया लेकिन एक को नजरअंदाज कर दिया। ऊर्जा कोशिकाएं। चांदी की हवा पर ऊर्जा कोशिकाएं समाप्त होने वाली हैं और उन्हें बदलने के लिए उसे 1 सेकंड के लिए रुकना होगा। भले ही इसमें 3 सेकंड का समय लगता है लेकिन उनके फंसने की संभावना बहुत अधिक है। और तीसरे दिन सुबह जब वह मार्क्वेस शहर के आसपास था तो ऊर्जा कोशिकाएं खत्म हो गईं। उन तीनों ने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली है और घाव लगभग घायल हो गए हैं। उन्होंने सैम द्वारा दी गई फॉर्मेशन डिस्क निकाली और उन्हें सक्रिय किया। 4 से अधिक फॉर्मेशन सक्रिय हैं और ये सभी रक्षा फॉर्मेशन है। वॉट ने तुरंत बोर्ड की ऊर्जा कोशिकाओं को बदल दिया, लेकिन इससे पहले कि वे फिर से आगे बढ़ पाते, एक के बाद एक 3 भाले एक ही स्थान पर बार बार टकराते हुए उनकी ओर उड़े। संरचनाएं बिखर गईं और उनमें से 3 प्रभाव से उड़ गईं। जो 3 जानवर उनका पीछा कर रहे थे वे रुक गए। बिल्ली और चूहे के इस खेल ने मुझे लगभग बोर कर दिया है। वह जिस उपकरण का उपयोग कर रहा है वह वास्तव में कुशल है। वह इस तरह 3 दिनों तक हम सभी से बच सकता है। मुझे आश्चर्य है कि उसके भंडारण में और कौन सी चीजें हैं। ट्रान ने कहा और वह अपने बाग से उतर गया और वॉट की ओर चला गया। वह वही है जिसने भाले फेंके थे। उसने इस हमले को शुरू करने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है और उसने तैयारी भी कर ली है। उनमें से 3 की तैयारी उसने पहले ही कर दी थी। बेहतर होगा कि आप लोग सहयोग करें और हमारे साथ आएं। हमें बदले में कुछ चाहिए और मैंने तो ये भी सुना है कि आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने का मौका दिया जाएगा। उसने एक भाला निकाला और इस बार ये पिछले 3 की तुलना में थोड़ा अधिक विशेष है। यह उसका मुख्य हथियार प्रतीत होता था। बाकी 2 ने नीचे आने की जहमत नहीं उठाई। वॉट और अन्य लोगों के भागने का कारण ये था कि उन्हें हराने की कोई संभावना नहीं थी। जहां तक गरिमा के साथ मरने की बात है तो यह निष्पक्ष लड़ाई में किया जाना चाहिए, न कि अपने से अधिक ताकतवर लोगों द्वारा किए गए गुप्त हमले में। वास्तव में यदि ये 3 ही होते तो वॉट समूह ने अपना हाथ आजमाया होता, लेकिन समस्या जानवरों की उपस्थिति है। वॉट वास्तव में घबराया हुआ था और वह फिर से सिल्वर विंड को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन ट्रान का भाला उस पर फंस गया था। वॉट, फिलिप और जैक तीनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल वे डरते नहीं हैं क्योंकि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए सैम बदला लेगा, लेकिन प्रशिक्षण की पूरी योजना उसके लिए बोझ नहीं बनने और अपने कौशल में सुधार करने की है। वे सैम पर बहुत अधिक निर्भर रहने और जंग खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने भागने के तरीकों के बारे में सोचा उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। उनके चेहरों पर कुटिल मुस्कान उभर आए। वॉट, फिलिप और जैक, उन तीनों ने अपनी आंखें खोली और एक दूसरे को देखा और कुटिलता से मुस्कुराए। उन्हें वास्तव में पहले न टूटने का पछतावा था और अब उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। यदि वे भव्य दायरे में होते तो उन्होंने इन लोगों से यहां तक कि उन जानवरों से भी निपटने की कोशिश की होती, लेकिन अब जिससे वे सबसे ज्यादा बचना चाहते थे वह आ गया है। वे तुरंत शांत हो गए और जमीन पर बैठ गए। उन्हें अब उतना तनाव भी महसूस नहीं होता था क्योंकि उन्हें आसपास कुछ अतिरिक्त उपस्थिति का एहसास हुआ और उनमें से 4 ऐसे हैं जो सभी ग्रैंड रियलम विशेषज्ञ हैं जो बाद के चरणों में प्रतीत होते हैं। राक्षस तिकड़ी ने भी उस दिशा में देखा जहां से 4 अधेड़ उम्र के व्यक्ति उनकी ओर दौड़ रहे हैं। उन सभी के सीने पर 4 प्रमुख व्यवसायों के बैज हैं। वे यहाँ वॉट, फिलिप और जैक को बचाने के लिए हैं। जब राक्षस तिकड़ी ने 4 लोगों को आते देखा तो वे भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने उनकी ओर उदासीनता से देखा और ट्रान ने पूछा, यह एक निजी मामला है, मुझे आशा है कि आप लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। वे मिशन पूरा करने की कगार पर हैं और वे कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। लेकिन शहर के कारीगर टावर प्रमुख ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन ये तीनों हमारे सम्मानित अतिथि हैं। हम आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। इसके साथ उन्होंने एक अंतिम चरण के ग्रैंड रियल उपयोगकर्ता की अपनी आवाजारी की और ट्रान को पीछे हटने से इनकार करते हुए देखा। वॉट, फिलिप और जैक ने राहत की सांस ली। वे वास्तव में डरे हुए थे कि वे इसे समय पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन टावर प्रमुख उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे पता चला कि वे आ रहे हैं, फिर भी उन्हें अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस राहत के बाद उन्हें सचमुच निराशा महसूस हुई। यदि वे पहले ही सफलता प्राप्त कर लेते तो उन्हें इस तरह इतनी दूर तक भागना नहीं पड़ता।
2 दिन और रात तक उनका पीछा किया गया और लगभग पकड़े ही गए। विशेष रूप से वॉट, उसने राक्षस तिकड़ी को ऐसे देखा जैसे वह उन्हें पूरा निगल जाना चाहता हो। फाल्क गंभीर रूप से घायल हो गया। राक्षस तिकड़ी पीछे हट गई और हमला नहीं किया। वे भगवान के मंदिर के क्षेत्र में गरजने के लिए आए थे और वे व्यक्तियों से निपटने के लिए आए थे। अगर वे 4 प्रमुख पेशेवर संगठनों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर ये कम से कम संगठनों के कमजोर लोग होते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं और वे उनके साथ खिलवाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ट्रान ने निराशा की सांस ली और कारीगर टावर हेड से पूछा, हम शहर में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? आपका हार्दिक स्वागत है। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप केवल निर्माण कार्यों में बाधा नहीं डाल सकते और हमारे मेहमानों पर हमला नहीं कर सकते जबकि वे हमारी देखरेख में हैं। उन शब्दों के साथ चारों टावर प्रमुख वॉट, फिलिप और जैक के साथ चले गए। उन तीनों के सिर नीचे झुके हुए थे। वे जानते थे कि वे गड़बड़ हो गए हैं। ये बेहद अपमानजनक था और उनके चेहरे शर्म से जल गए। वे अनुमान लगा सकते थे कि वे कैसे बच गए हैं और सैम के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो उन्हें बचा सके और उनका अनुमान वास्तव में सही है। जब हमलावरों के बारे में खबर सैम तक पहुंची तो उसने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्हें बचाने के लिए मार्किस शहर के कारीगर टावर को सूचित किया, और वह भी इस आधार पर कि वे आसपास तक पहुंच गए। चूंकि वे प्रशिक्षण लेना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें प्रशिक्षण देने दिया। हालांकि सैम जानता था कि उनमें युद्ध की बड़ी क्षमता है। दुनिया के लिहाज से वे बहुत हरे भरे हैं और इसके लिए वह दोषी था। इस पूरे समय में वह अवचेतन रूप से बहुत अधिक सुरक्षात्मक हो गया और उन्हें मामलों से इतना निपटने नहीं दिया और इसे अपने ऊपर ले लिया। अब वह उन्हें ये सब अनुभव करने देगा। सैम के साथ रहने के कारण उन्हें खुद सैम से हारने के अलावा काफी नुकसान झेलना पड़ सकता था और कुछ समय बाद उन्हें अवचेतन रूप से इसकी आदत हो गई और वे आगे बढ़ गए। उन्होंने यह विचार मन में बिठा लिया है कि सैम से आगे निकलना असंभव होगा और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे उसके दोस्त हैं। यहाँ तक कि जब वे ट्रेनिंग के लिए गए तो ये सोचकर गए कि उन्हें सैम से ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके रवैये का एक और दुष्परिणाम यह है कि वे अब सैम के अलावा अपने साथियों की ओर नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोग उतने लायक नहीं हैं और वे सैम को छोड़कर बाकी सभी से निपट सकते हैं। भले ही वे स्वेच्छा से उस विचार को विकसित न करें, फिर भी यह अवचेतन रूप से बनेगा। लेकिन उन्हें स्वेच्छा से उसे मारना चाहिए। इसीलिए सैम ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर उसने इस बार कोई कदम उठाया तो उन्हें लगेगा कि यह ठीक है क्योंकि सैम ही था जिसने उन्हें इस स्थिति से बचाया था। बेशक उन्हें गुस्सा आएगा, लेकिन इससे उनका रवैया नहीं बदलेगा। वे इसे बस मान लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर बच्चा अपने पिता, माता, शिक्षक या अपने गुरु से आगे निकलना चाहता है। वे बेहतर बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब इस प्रक्रिया में उनमें से किसी ने उनकी मदद की तो उन्हें कोई झटका महसूस नहीं होगा। इसी कारण सैम नहीं आया। अब 2 दिन तक उनका पीछा किया गया और कुछ बाहरी लोगों को आकर उन्हें बचाना पड़ा। अगर वे यहाँ नहीं होते तो उन्हें पकड़ लिया गया होता। अब वे सब सोच रहे हैं, यदि सैम के पास ये संबंध न होते तो वे हो चुके होते। भले ही कनेक्शन के लिए नहीं, अगर इन लोगों ने कुछ रिश्वत लेने का फैसला किया और उन्हें छोड़ दिया क्योंकि सैम यहाँ नहीं है, तो क्या होगा? उनके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि वे हर बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। इस बार वे भाग्यशाली हैं कि सैम के पास कनेक्शन है, भाग्यशाली है कि ऊर्जा कोशिकाएं शहर के निकट पहुंचने तक बनी रहीं, और भाग्यशाली है कि इन लोगों ने सैम के शब्दों की पर्याप्त परवाह की। भाग्य सभी का सबसे अविश्वसनीय कारक। वे इस सबसे अविश्वसनीय चीज से बच गए। टावर हेड द्वारा व्यवस्थित क्वार्टर में पहुंचने के बाद उन्होंने ज्यादा शिष्टाचार नहीं दिखाया और कहा, हम आपको केवल 1 सप्ताह के लिए बचा सकते हैं। इस सप्ताह के बाद हमें कुछ करना है और हम शहर में नहीं रह सकते। हम आपको अपने साथ भी नहीं ले जा सकते क्योंकि यह एक गोपनीय बैठक है। मुझे आशा है कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे इस सप्ताह के बाद। इसके बाद टावर हेड वहां से चला गया। तीनों गंभीर मूड में हैं। इस पूरे समय वे निडर रहे। बिजली भाला संप्रदाय और वज्र संप्रदाय का सामना करने पर भी वे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ थे। उन्हें यहाँ तक लगा कि वे इन्हें अपने पत्थर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। वे समझ गए कि दुश्मन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है और खतरे उन्हें अपने मधुर समय को बढ़ने नहीं देंगे। वे कुछ समय के लिए अपनी खेती को दबाना चाहते थे, लेकिन अब वे सफलता की प्रतीक्षा कर सकते थे। वॉट ऐसा कदम उठाने वाला पहला व्यक्ति है। वह फाल्क को फार्मास्यूटिकल टावर में लाया और यार्ड में वापस आने से पहले उसे वहां ठीक किया। उन्होंने खुद को सफलता के लिए तैयार किया। उनसे पहले भी जैक और फिलिप खेती कर रहे हैं। यदि वे ग्रैंड दायरे के स्तर 1 को तोड़ सकते हैं और शारीरिक साधना का उपयोग करके अपने शरीर को संयमित कर सकते हैं, तो वे अपने विरोधियों से लड़ सकते हैं। भले ही जानवरों के शामिल होने से उनके लिए यह मुश्किल हो जाएगा, फिर भी वे प्रबंधन कर सकते हैं ये। इसलिए अगले सप्ताह तक उन्होंने बिना रुके खेती की। अभी उनके दिल जल रहे हैं। हालांकि पहले पूरे साम्राज्य ने उनका पीछा किया था, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगा। लेकिन अब उनका पीछा उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो उनसे कुछ ही साल बड़े हैं। वे अपनी ताकत की कमी के कारण हताशा और हीनता की भावना को नियंत्रित नहीं कर सके। जैक सफलता पाने वाला पहला व्यक्ति है। चूंकि वे पहले से ही अपनी सीमा पर थे, इसलिए उन्हें केवल एक छोटे से धक्का की आवश्यकता थी। जैसे ही जैक ने सफलता हासिल की, उसने अपने शरीर को विकसित करना शुरू कर दिया। बाद में फिलिप और वॉट को लगभग एक ही समय में सफलता मिली। सप्ताह के बाद वे शहर छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस झुंड से निपटने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। लेकिन इस बार वे पहले की तरह पूरी तरह घाटे में नहीं रहना चाहते। वे अपनी सबसे अच्छी स्थिति में हैं और वे आत्मविश्वास से शहर की दीवार से बाहर चले गए और पास के जंगल में चले गए और वे राक्षस तिकड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। वे निष्क्रिय नहीं बैठे रहे और युद्ध के लिए कुछ तैयारियां की। इन अनुभवों से उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा और वही ये कि लड़ाइयां कभी भी निष्पक्ष नहीं होती। उन्हें किसी भी हाल में जीतना ही था। यदि विरोधी निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अब जब वे जानवरों की मदद से भी गिरोह बना रहे हैं तो उन्हें निष्पक्षता से खेलने के इन शूरवीर विचारों से बाहर निकलना होगा।
इसलिए उन्होंने युद्ध का मैदान चुना। यह एक संकरी घाटी है। जानवरों का आकार बड़ा है और वे इस घाटी में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने जानवरों के खतरे को यथासंभव कम करने के लिए इसे चुना। यदि लड़ाई निष्पक्ष नहीं है तो वे इसे निष्पक्ष बना देंगे। राक्षस तिकड़ी भी कुछ समय बाद शहर छोड़कर घाटी में आ गई। जब वे घाटी में दाखिल हुए तो उन्हें तुरंत अपना नुकसान समझ में आ गया। उनके जानवरों को यहाँ घूमने की अधिक स्वतंत्रता नहीं है। यदि जानवर हमला करते हैं तो पूरी लड़ाई गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वे अपने विरोधियों की नजर खो देंगे। इस समय वॉट ने जानवर की थैली खोली और फाल्क हवा में उड़ता हुआ घाटी के ऊपर दिखाई दिया। जरूरत पड़ने पर फाल्क ऊपर से हमला कर सकता है। राक्षस तिकड़ी ने भौहें चढ़ा ली। वे उन 3 लोगों की युद्ध कौशल को जानते हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। वे उच्च स्तर के लोगों के साथ लड़ सकते हैं, भले ही वे कुलीन वर्ग के हों। अब जब वे भव्य दायरे से गुजर चुके हैं तो वे पहले से ही सावधान हैं। अब उनका एकमात्र लाभ समाप्त हो गया है। यदि वे यहाँ हमला नहीं करते हैं तो वॉट का समूह वास्तव में यहाँ अपना समय बिता सकता है क्योंकि उनके पास समय पर कोई विशेष बाधा नहीं है। लेकिन राक्षस तिकड़ी को एक मिशन पूरा करना है। वे पहले ही 1 महीने की समय सीमा 1 सप्ताह पार कर चुके हैं और अब वे और इंतजार नहीं कर सकते। वे केवल जुआ खेल सकते हैं और उन तीनों को हरा सकते हैं। वे घाटी में प्रवेश करने लगे। देखते ही देखते दोनों गुट आमने सामने हो गए। राक्षस तिकड़ी सभी योद्धा प्रतीत होती हैं। ट्रान ने भाले का इस्तेमाल किया। सिल्विया के हाथ में तलवार थी और रिड ने दस्ताने पहने थे। जैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिल्विया का सामना किया जबकि फिलिप ने रिड का सामना किया और वॉट को ट्रान के साथ छोड़ दिया गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया और वे बुरी तरह से घूरने लगे। आखिरकार सिल्विया ने पहली चाल चली। उसने तलवार खोली और उसे एक क्षैतिज चाप में घुमाया। तलवार की किरण ने उन तीनों को ढक लिया। हमला बड़ा है लेकिन उसकी ताकत कम है। वॉट और बाकियों ने हमले को आसानी से रोक दिया। लड़ाई शुरू हो गई। जैक ने अपनी तलवार खींची लेकिन ये कोई क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर चाप नहीं है। तलवार की किरण एक गोली की तरह निकली थी। सिल्विया एक लंबी तलवार का उपयोग कर रही है जो 3 फीट से अधिक लंबी है। उसने तलवार की किरण को अवरुद्ध कर दिया लेकिन वह पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि तलवार की किरण पानी के छींटे की तरह होती है। जैसे ही सिल्विया किरण को काटती है वह विभाजित हो जाती है और उस पर गिरती है। उनमें से एक उसके सिर के ऊपर से निकल गया लेकिन दूसरा हिस्सा उसके पेट में लगा। हमले को बहुत कम कर दिया गया लेकिन फिर भी उसकी त्वचा पर एक छोटा सा निशान रह गया। जैक ने उसके एक कदम उठाने का इंतजार नहीं किया। उसने हमले का फायदा उठाया और अपनी अगली चाल चली। जैसे ही उसने हमला किया सिल्विया ने रोकना शुरू कर दिया, लेकिन जैक के हमले हर कदम के साथ पेचीदा होते जा रहे हैं। हर बार उसने एक चाल चली और सिल्विया ने उन्हें रोक दिया और तलवार की किरण वहां नहीं रुकी। तलवार की किरण ने पानी की एक बूंद की तरह व्यवहार किया और लंबी तलवार के साथ पीछा किया और सिल्विया की बांह को घायल करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने प्रतिद्वंद्वी पर लाइटनिंग स्पीयर संप्रदाय से हमला किया। लेकिन सिल्विया की रक्षा बहुत मजबूत है क्योंकि उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ रखी है और उसका कौशल पिछले प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक स्थिर है। 2 तलवारबाजों के बीच युद्ध तीव्र होने लगा। सिल्विया की रक्षा बहुत अच्छी है और जैक का आक्रमण भी। उसने उसे हमलों से निपटने और उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया। फिलिप ने वही दृष्टिकोण अपनाया है जो उन्होंने थंडरबोल्ट संप्रदाय के शिष्यों के साथ किया था। उन्होंने अपनी गति को त्याग दिया और सावधानीपूर्वक सटीकता बनाए रखी। लेकिन यह रिड पिछले खंजर उपयोगकर्ता से भी तेज है। वह बिल्कुल भेड़िए की तरह फुर्तीला, निपुण और आलोचनात्मक है। उनका हर मुक्का और किक बेहद भयंकर और महत्वपूर्ण है। इस बार फिलिप का काउंटर पहले की तरह काम नहीं कर पाया। रिड ने लीवर ब्लो के उद्देश्य से साइड से हमला किया। जैसे ही फिलिप ने उस जगह से एक धातु की कील छोड़ी वह पीछे नहीं हटे। इसके बजाय रिड ने अपने शरीर को एक अप्राकृतिक कोण में पीछे की ओर झुका दिया क्योंकि उसने लीवर ब्लो से शरीर पर पंच को बदल दिया। फूंक मारना। कील बमुश्किल इस छाती पर लगी लेकिन फिलिप को पूरी चोट लगी। हालांकि वह धातु से ढका हुआ था फिर भी वह हिल गया और एक कदम पीछे हट गया। उनके सटीक हमलों के लिए मुख्य कारक स्थिरता है लेकिन वह इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। एक बार उसकी स्थिरता डगमगा गई। उसे हाथापाई पर मजबूर होना पड़ा। फिलिप को कोई और रास्ता नहीं दिखा और उसने हाथापाई का रास्ता चुना। उसकी मुठ्ठियां धातु की कीलों से ढकी हुई हैं और वे लाल गर्म स्थिति में हैं। फिलिप ने सीधे हमला नहीं किया, इसके बजाय उसने चकमा देना शुरू कर दिया। भले ही यह मुश्किल से काम आया। वह एक विशाल चट्टान की ओर बढ़ने लगा और उसकी ओर अपनी पीठ रख दी। चट्टान में कई उभार हैं और एक गैप है जिसमें 2 लोग समा सकते हैं। जैसे ही रिड ने हमला किया फिलिप ने प्रहार किया और रिड की बांह पकड़ ली। उसने तुरंत रिड को चट्टानों के बीच की खाई में धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाहर जाने के लिए छेद को ढक दिया। फिलिप की नजर बेहद ठंडी है लेकिन उसका पूरा शरीर लाल गर्म हो गया और उसके सामने के शरीर और यहाँ तक कि चेहरे पर भी कई धातु की कीलें उभर आईं। वह रिड को देखकर मुस्कुराया जो सदमे में था। वह खुद से इतना भरा हुआ था कि उसने फिलिप को उसके आरामदायक सटीक हमले से बाहर कर दिया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि फिलिप क्या कर रहा है। अब वह एक संकीर्ण जगह में फंस गया था और फिलिप उनके ठीक सामने एकमात्र प्रवेश द्वार को कवर कर रहा था। उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है और वह एहसास तब और मजबूत हो गया जब उसने फिलिप की हरकतें देखी। फिलिप का पूरा शरीर कांटों से भरा हुआ था और उस पर हमला करने के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि यह सामान्य मुक्त क्षेत्र में होता तो उसने हमला करने के लिए अपने पैरों का उपयोग किया होता, लेकिन अब वह फंस गया था। वह मुश्किल से एक कदम भी उठा सकता था, लात मारना तो दूर की बात थी। फिलिप ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं। अब मुट्ठियों के पो पर केवल कीले ही नहीं है, एक और इजाफा है। फिलिप अपनी पुरानी शैली पिघली हुई धातु पर वापस आ गया। पिघली हुई धातु मुट्ठियों से रिसने लगी और कीलों से टपक रही है। फिर फिलिप ने अपनी पिटाई शुरू कर दी। उसने रिड को आवाज तक निकालने का मौका नहीं दिया। रिड अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग केवल एक ढाल बनाने के लिए कर सकता है ताकि वह हमलों को रोक सके इससे पहले कि उसके दोस्त उसे बचा सके। इस दौरान वॉट और ट्रान के बीच तीव्र लड़ाई चल रही है। वॉट ने अपने कार्डों से लड़ाई शुरू की। उसने संकोच नहीं किया और ट्रान को एक के बाद एक कार्ड फेंके।
ट्रान, जो भाले में कुशल है, उन्हें पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं था क्योंकि भाले को रोकने के लिए बहुत बड़े आंदोलनों की आवश्यकता होती है। कुछ समय बाद वह निराश हो गया और उसने जबरदस्ती दूरी तय की और इस प्रक्रिया में 2 कार उसकी छाती और पेट पर गहरे घाव कर गए। उन्हें वहां मारा गया, लेकिन ट्रान ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वॉट को कार्ड फेंकने का मौका नहीं दिया। लेकिन वॉट तनिक भी चिंतित नहीं थे। सिर्फ इसलिए कि उसने कार्ड का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह नहीं है कि नजदीकी इलाकों में हमला करने की उसकी क्षमता खराब नहीं है। वास्तव में ट्रान को हाथ मिलाने का भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि वॉट के हमले बेहद क्रूर होते हैं। उन्होंने चांदी के कोट को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के नुकसान की परवाह नहीं थी, इसलिए वे नुकसान उठाने में सक्षम थे और जब तक भला सामने से उनके धड़ पर नहीं लगा, उन्हें थोड़ी सी भी क्षति की चिंता नहीं थी। वो हमलों का सामना करते हुए सामना करेगा। ट्रान इतना लापरवाह नहीं हो सका क्योंकि उसने कभी कोई लड़ाई शैली नहीं देखी जो वॉट जितनी क्रूर हो। वॉट के हर मुके और हर किक की पिछली हवा के ब्लेड की तरह काम कर रही है। इससे बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद होगी, लेकिन वॉट को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह हत्या के लिए हर चाल चल रहा है। वह पिछले दिन का अपमान सहने में सक्षम नहीं था और उसने तीनों में से सबसे बड़ी मार झेली। उसे अब भी याद है कि कैसे ट्रान ने अपने भले से 4 संरचनाओं को नष्ट कर दिया था और एक चाल चली थी। वे उस समय अपनी मृत्यु के कगार पर होते हैं। अब वह इसे पूरी तरह से ट्रॉन पर उतार रहा है। उसने ट्रॉन के ऊपरी शरीर पर 2 घावों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चालें चलानी शुरू कर दी। अचानक भाला लगभग बेकार हो गया। वॉट पागलों की तरह हमला कर रहा है। ठीक वैसे ही राक्षस तिकड़ी से बचकर निकले 3 लोग राक्षस तिकड़ी को पीट रहे हैं। इस समय मौत खाने वाला भेड़िया बेचैन हो गया। जैसे ही रिड पर चट्टानी कोने के अंदर भयानक हमला किया गया, भेड़िया बेहद क्रूर हो गया और उसने फिलिप पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। घाटी अन्य 2 जानवरों की आवाजाही को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं है और यहाँ तक कि भेड़िए के पास भी अपनी पूरी क्षमता से हमला करने के लिए बहुत कम जगह है। इस समय फाल्क भी मैदान में शामिल हो गया। आकाश से हवा की धारें भेड़िए पर बरसने लगी। फाल्क 3 जानवरों से सुरक्षित दूरी पर है और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही ट्रॉन ने ये पूरा दृश्य देखा, वह गहरी सोच में पड़ गया और हरकत के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बाघ और प्राणभक्षी हाथी दहाड़ने लगे और पूरी घाटी उससे गूंज उठी। अचानक वॉट, फिलिप और जैक को अपनी आध्यात्मिक चेतना में कुछ बाहरी हस्तक्षेप महसूस हुआ। कोई उनकी आत्मा पर हमला कर रहा है। जैक सबसे पहले ठीक हुआ और उसने हाथी को उदासीनता से देखा। वह समझ गया कि हस्तक्षेप उस हाथी की ओर से है और वह बेहद गुस्से में है। इन जानवरों के कारण ही वे पहले स्थान से भाग निकले। अब उन्होंने तैयारी की और लड़ाई को इसी कारण से उसकी घाटी में ले आए। लेकिन इस हाथी में अभी भी इस तरह की क्षमता है, लेकिन ये काफी अविकसित लग रहा था। अचानक हाथी ने अपना विशाल शरीर हिलाया और लेटते ही उसने अपने दूसरी ओर का पूरा दृश्य ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही चाल से थक गया हूं। सिल्विया ने कुछ गति पकड़ी और सीधे जैक पर वार कर दिया। उसने प्रहार किया और तलवार ने उसके पेट पर निशान बना दिया। लेकिन जल्द ही लड़ाई प्रारंभिक चरण में वापस आ गई, जहां जैक ने अपने कौशल से सिल्विया पर काबू पा लिया। ऐसा लग रहा था कि सिल्विया का तलवारबाज आक्रमण के बजाय बचाव पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए वह लड़ाई को दोबारा अपने हाथों में लेने में असमर्थ थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, फिलिप अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके चारों ओर जो चट्टान थी वह धीरे धीरे दरकने लगी और शीघ्र ही टूटकर बिखर गई। चट्टानों के ढेर के बीच में रेड मांस के पेस्ट के ढेर जैसा था। उसका पूरा शरीर छिद्रों से भरा हुआ था और सिर से पैर तक खून बह रहा था। छुटकारा दिलाना। रेड के शरीर को देखते ही सिल्विया गुस्से से चिल्लाने लगी। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है, लेकिन फिलिप, जो थका हुआ था, ने एक ही लात मारकर उस सांस को खत्म कर दिया और रेड का सिर एक तरफ लुढ़क गया। रेड मर गया और अचानक भेड़िया पागल हो गया। उसने मुंह से खून उगल दिया और उसकी आंखें अत्यंत क्रूर हो गईं। वॉट ने भेड़िए में बदलाव को देखा क्योंकि वह अपने फेफड़ों के शीर्ष तक चिल्ला रहा था और आश्चर्यचकित था। वे जानवर योद्धा हैं। आदमी को नीचे ले जाओ और जानवर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जैसे ही वॉट ने ये कहा, फिलिप और जैक भ्रमित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि जानवर योद्धा शब्द का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने वॉट द्वारा कही गई बात पर विश्वास कर लिया। विरोधियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रामीण साम्राज्य का कोई व्यक्ति पशु योद्धा खेती के बारे में जानेगा। पशु योद्धा की खेती दुर्लभ हो गई है और 6 प्रमुख शक्तियों में से केवल पशुगुटी इन कौशलों को विकसित करता है। जानवर योद्धा कई मायनों में महान होते हैं क्योंकि उनमें सामान्य योद्धाओं की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अधिक जुड़ाव होता है और वे अपने जानवरों के समन्वय के साथ अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन उनका एकमात्र दोष यह है कि यदि जानवर या कृषक में से कोई भी मर जाता है, तो शेष को उनकी आत्मा और उनकी आध्यात्मिक चेतना को गंभीर क्षति होगी। अब हालांकि भेड़िया उन्मत्त हो गया, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। फिलिप, जिसने पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को साफ किया, सीधे भेड़िए के पास गया और उससे कुश्ती शुरू कर दी। जानवर और आदमी के बीच मारपीट होने लगी और हर बार फिलिप ने उसके सिर पर किया। यहाँ मौजूद 3 जानवरों में से भेड़िया सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी यह सामान्य भेड़िए से 10 गुना बड़ा है। इस बार फिलिप को एक फायदा है क्योंकि भेड़िए के पास चलने के लिए ज्यादा जगह नहीं है और उसकी मानसिक स्थिति भी इतनी स्पष्ट नहीं है कि वह अपने शरीर का उपयोग कर सके। फिलिप्स के हमले जो उसकी त्वचा को छेद रहे हैं और मांस को थोड़ा थोड़ा करके फाड़ रहे हैं। वह घाटी की दीवारों और चट्टानों से टकराने लगा और खुद को अधिक नुकसान पहुंचाने लगा। जल्द ही भेड़िया नीचे जाने वाला था, लेकिन फिलिप में ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। भले ही वह ऊर्जा कोशिकाओं का उपयोग कर रहा है, ये केवल ऊर्जा की कमी में मदद करता है, घावों के लिए नहीं। गर्जन। वह अंतिम प्रहार करने ही वाला था कि तभी बाघ की जोरदार दहाड़ पूरी घाटी में गूंज उठी। वॉट, फिलिप और जैक सभी आश्चर्यचकित हैं। बाघ घाटी के दूसरी ओर से आया है। वे लड़ाई पर इतने केंद्रित थे कि उन्हें बाघ के गायब होने का पता ही नहीं चला। हाथी द्वारा उनके दृश्य को अवरुद्ध करने से बहुत मदद नहीं मिली। फिलिप तुरंत सतर्क हो गया। उसने जल्दी से भेड़िए को खत्म कर दिया और एक गोली खा ली।
वह बेहद सतर्क थे, वह एक और कड़वी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। हाथी भी उत्तेजित होने लगा। वॉट, जैक और फिलिप ने एक दूसरे पर नजरें डाली और अपना सिर हिलाया। उन्होंने कुछ तैयारी की थी और चाहते थे कि ऐसा कोई उदाहरण न हो जहां उन्हें इसका उपयोग करना पड़े। वॉट और जैक अचानक बाहर हो गए, उन्होंने बचाव छोड़ दिया और आक्रामक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। सिल्विया और ट्रान, जो सिर्फ इस बात से उत्साहित थे कि जानवर मदद करने में सक्षम है, अचानक आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि फिलिप ने एक स्पेस जेट निकाला और बाघ की ओर छलांग लगाई और उसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया। उसके कंधे में दांत चुभ गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने एक के बाद एक ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया और कुल 6 ग्रेनेड उसके मुंह में फेंके। उसने अपना मुंह छोड़ दिया और पीछे की ओर भागा। बाघ को विस्फोट से उड़ा दिया गया। ट्रान लड़खड़ा गया और मुंह से खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने आत्मा को झकझोर देने वाले दर्द को सहने के लिए अपना सिर पकड़ लिया। टक्कर से फिलिप दूर जा गिरा और उसकी छाती कंधे से फट गई। उनके कंधे का जोड़ पूरा बाहर दिख रहा था। घटनाओं के अचानक बदलाव से सिल्विया पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने सोचा कि वे स्थिति में बढ़त हासिल कर सकते हैं, लेकिन वॉट का पक्ष अचानक पागल हो गया। जिस बात ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया वही ये थी कि वॉट ने ट्रान के साथ कोई व्यवहार नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में छलांग लगा दी और घाटी की दीवारों पर काट फेंकना शुरू कर दिया और अचानक विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई जिससे दीवारें ढह गईं। चट्टानें हाथी से टकराईं जिससे उसे कुछ गंभीर क्षति हुई। तभी सिल्विया को होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक पहले से ही अपने तुरुप के पत्ते के साथ तैयार था। जैसे ही उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित की, 30 से अधिक तलवार की छवियों ने उसे घेर लिया। उसकी तलवार पकड़ने वाली बांह फट गई थी और खून बह रहा था। एक ही बार में 30 तलवार छवियों ने उस पर चारों ओर से हमला कर दिया। वह पूरी तरह से अभिभूत हो गई। वह तलवार की केवल 3 किरणों को ही पीछे हटाने में सक्षम थी और बाकी ने उसके सभी अंगों को छेद दिया। जैक हमले की तीव्रता को सहन नहीं कर सका और अपना हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। हाथी, जो अपने ऊपर गिर रही चट्टानों को हटाने की कोशिश कर रहा था, उसे सिल्विया के अपनी जान गंवाने का सदमा महसूस हुआ और उसने एकाग्रता खो दी, जिससे चट्टानें नीचे गिर गईं। इसे पूरी तरह से दफना दो। वॉट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आकार में है। वह ट्रान की ओर चला, जो अभी भी बाघ के मरने के कारण आत्मा के दौरे से पीड़ित है। उसने उसे समाप्त कर दिया और अपनी स्थानिक अंगूठी एकत्र की। उसने फिलिप और जैक को देखा, जो पूरी तरह से घायल हो गए थे। विशेष रूप से फिलिप की चोटें कुछ हद तक गंभीर थी क्योंकि वे उसके दिल और फेफड़ों के करीब थीं। अगर जानवर यहाँ नहीं होते तो वे 3 लोगों से आसानी से निपट लेते, लेकिन अब उनकी उपस्थिति के कारण उन्हें कुछ पागलपन भरे काम करने पड़े। वॉट ने फाल्क को नीचे बुलाया और उसे फिलिप और जैक को ले जाने दिया। वे इलाज कराने और फिर से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए शहर गए। ठीक इसी समय जानवर गुट के मुख्य क्षेत्र में अलग अलग रंगों की लिपटों से भरे एक कमरे में 3 लपटें बुझ गई हैं। जो व्यक्ति कमरे की देखभाल करने वाला लग रहा था, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और तुरंत बाहर भाग गया समाचार भेजने के लिए कमरा। जल्द ही खबर कमान की एक श्रृंखला के माध्यम से चली गई और 2 लोगों के कानों में पहुंच गई। एक चेन हंसिया वाला आदमी है, दूसरा गुट का मुखिया है। वे दोनों तुरंत मिलने के लिए एक स्थान पर चले गए, जैसे कि वे पहले से ही इस पर सहमत हों। मेरे 3 अधीनस्थों की मृत्यु हो गई, चेन दरांती वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। आप क्या करना चाहते हैं? चूंकि वे मर चुके हैं, हम पहले ही कीमत चुका चुके हैं। मिशन पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं पश्चिमी महाद्वीप जाऊंगा और मामले से निपटूंगा, लेकिन शेष शक्तियां उनके पीछे लोगों को भेज रही होंगी। मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। इन शब्दों के साथ वह गुट प्रमुख के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चला गया। 2 दिनों के बाद फिलिप और जैक पूरी तरह से ठीक हो गए और वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। पहले तो वे अपने अपने तरीके से यात्रा करना चाहते थे, लेकिन पिछली लड़ाई के बाद उन्हें लगा कि साथ रहना ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने इस बार सामान्य प्रशिक्षण के बजाय अधिक युद्ध अनुभव के निर्णय के साथ अपनी यात्रा शुरू की। और फिर शुरू हुआ तिकड़ी का चुनौतीपूर्ण सिलसिला। उन्होंने हर शहर का दौरा किया और उन सभी लोगों को चुनौती देना शुरू कर दिया जो भव्य दायरे के शुरुआती चरण में थे। दिन बीतते गए और सैम का शहर छोड़े हुए उन्हें 2 महीने हो गए। इस दिन सैम अपना शोध रोक कर बाहर आ गया है क्योंकि कुछ समाचार हैं और आर्क ने सैम के शहर का दौरा किया है। खबर ब्लैकवाटर के बारे में है। संपूर्ण ओरान पर कार्रवाई हुई और एक ट्रांसेंडेंट स्तर की लड़ाई हुई। आर्क उल्कापिंड रेत और उस व्यक्ति को लाया है जिसने हमला करने के लिए रक्त गोले का उपयोग किया था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने जैक के पिता की हत्या की थी। जैक ने पहले उल्लेख किया था कि उसके पिता का हत्यारा ब्लड गोलेम का उपयोग करता है और यही एकमात्र सुराग उनके पास बचा था। उनके समझौते के अनुसार आर्क ने उल्कापिंड रेत को छोड़कर सभी संसाधनों को छीन लिया। सैम को नहीं पता कि उसे कुल रकम दी गई थी या कुछ भी चोरी हुआ था, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह उल्कापिंड रेत आवंटन की सही मात्रा नहीं जानता है। उसने बस इस तरह की धमकी दी है ताकि वे इसे चोरी करने जैसा मूर्खतापूर्ण कुछ भी न करें और सब कुछ उसके पास वापस ला दे। सैम को लगा कि उसकी धमकी जरूर काम करेगी। ब्लड गोलेम का उपयोग करने वाला व्यक्ति एक प्री ट्रांसेंडेंट कल्टिवेटर था, जिसने सैम को आश्चर्यचकित कर दिया। जैक लगभग 19 वर्ष का है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति कम से कम उस समय पीक स्टेज नेसेंट होगा। यदि जैक के पिता वास्तव में इस लड़के के साथ एक अभियान पर जाने में सक्षम थे, तो इसका मतलब है कि जैक के पिता वास्तव में काफी मजबूत हैं। वैसे भी जब उस आदमी को सैम के पास ले जाया गया तो उसकी खेती खराब हो गई थी और उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया था। सैम इस लड़के को जैक को उपहार में देगा और उनका सौदा खत्म हो जाएगा। लेकिन सैम को इस आदमी से कुछ और भी जानना है। उल्कापिंड रेत का द्वीप, ये कहाँ है और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? सैम ने ये प्रश्न तब पूछा जब वे अंधेरे कमरे में बैठे थे। वह आदमी स्तब्ध रह गया। वह नहीं जानता कि सैम को इस मामले के बारे में कैसे पता चला। वह गहरे सोच में पड़ गया और जवाब देने के बजाय पलटकर पूछने लगा, क्या आप जेसन के बेटे हैं? नहीं, लेकिन अगर जेसन वह व्यक्ति है जिसे तुमने उल्कापिंड रेत द्वीप के अभियान के बाद मार डाला था, तो मेरा दोस्त जैक उसका बेटा हो सकता है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वह आदमी एकदम हैरान हो गया।
तो वो सचमुच बच गई और बच गई। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और फिर पूछा, क्या तुमने उसकी वजह से ब्लैकवाटर को नष्ट कर दिया? आंशिक रूप से हाँ, लेकिन मुझे उल्कापिंड की रेत की जरूरत थी। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। जिस ढीले सिरे को उन्होंने खुला छोड़ दिया था उसने वापसी की है और पूरे संगठन को निगल लिया है। ठीक है, उल्कापिंड की रेत एक द्वीप पर मौजूद है जो महाद्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर समुद्र के बीच में है। हम उस समय एरियन की उत्तरी बर्फीली भूमि से चले गए हैं और एक जहाज पर 5 दिनों तक यात्रा की है उस द्वीप तक पहुंचने के लिए। जहां तक इसका संबंध है कि यह किसका है, ये निश्चित रूप से अकेले ब्लैकवाटर का नहीं है। 4 प्रमुख महाद्वीपों में 4 बड़े अंडरवर्ल्ड संगठन हैं जो समाज के अंधेरे पक्ष पर शासन करते हैं। पश्चिमी महाद्वीप का काला पानी, उत्तरी महाद्वीप की काली हवा, दक्षिणी महाद्वीप की काली चट्टान और पूर्वी महाद्वीप की काली लौ। ये शक्तियां पूरी तरह से इस द्वीप की मालिक हैं। ये द्वीप ओरियन के आधे हिस्से जितना बड़ा है और इसमें विभिन्न खंड हैं जिनमें अलग अलग उल्कापिंड रेत हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह पूरे साल पूरी तरह से टुंड्रा से ढका रहता है और हर साल केवल 3 महीने के लिए खुला रहता है। उस समय भी केवल छोटे हिस्से ही बाहर उजागर होते हैं जिन्हें हम खनन करने में सक्षम थे। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि हम उल्कापिंड की रेत के गुणों को नहीं जानते हैं। वास्तव में हम केवल मानचित्रों के कारण ही उन्हें पहचानने में सक्षम थे। ईमानदारी से कहें तो 4 प्रमुख महाद्वीपों और अन्य अलग थलग साम्राज्यों में से कोई भी उल्कापिंड रेत के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। केवल 6 प्रमुख शक्तियां ही उनके बारे में जानती हैं। यही कारण है कि हमने कर्मचारियों को रेत वितरित की ताकि वे प्रयोग करें और विभिन्न रेत के फायदे बताएं। बाकी 3 संगठन भी ऐसा ही कर रहे हैं। एक समझौता है कि विभिन्न उल्कापिंड रेत के गुणों और उपयोग को इकट्ठा करने के बाद हम हर 3 साल में एक हथियार का उत्पादन करेंगे और उन्हें 6 प्रमुख शक्तियों को बेचेंगे। लेकिन अब ब्लैकवाटर ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी किसी और पूछताछ की आवश्यकता के बिना पक्षी की तरह गाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वॉट, जैक और फिलिप पूरे एरियन में हर संभव कृषक को चुनौती देते हुए अपनी यात्रा पर हैं। उन्होंने ग्रैंड दायरे के शुरुआती चरणों में कई लोगों को चुनौती दी और उनसे लड़ाई की। उन्होंने सैनिकों, सिटी गार्ड्स, मार्क्वेस्ट, सैन्य कर्मियों, हर किसी से लड़ाई की जिस पर वे हाथ डाल सकते थे। वे अब एरियन की शाही राजधानी की ओर अपना रास्ता बना रहे हैं और यह मुख्य रूप से जैक के लिए है क्योंकि वह वहां कुछ लोगों से मिलना चाहता था। हालांकि उनकी यात्रा में कुछ अजीब है। वे 6 प्रमुख शक्तियों में से एक भी हमलावर से नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। 6 महीने की समयावधि समाप्त होने में केवल 20 दिन है। एक बार जब वे शाही राजधानी में काम पूरा कर लेंगे तो उन्हें सैन के शहर में वापस जाना शुरू करना होगा। अब तक उन्हें एक छोटी सी सफलता मिल चुकी थी और वे ग्रैंड क्षेत्र में दूसरे स्तर पर पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहां एक खतरनाक जोड़ी आंखें हैं जो छिपकर उन्हें देख रही हैं। पास के एक पेड़ से एक युवक खड़ा है जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा भी ढक रखा है। बस बाहर काली आंखें दिख रही हैं। उसकी पीठ पर एक चेन दरांती लटकी हुई है और वह वॉट के गिरोह को कुछ भुना हुआ मांस खाते हुए देख रहा है। चेन दरांती वाला युवक अचानक घूमा और उसने अपनी चेन हंसिया जंगल में फेंक दी। जंजीर बढ़ गई और हंसिया किसी चीज में चुभता हुआ प्रतीत हुआ। वह धीरे धीरे और गहराई में चला गया और उसने देखा कि चेन वाली दरांती पर एक लाश लटक रही थी जो उस व्यक्ति की गर्दन में लगी थी। उसने चारों ओर देखा और एक बार फिर से चेन हंसिया को फेंकना शुरू कर दिया। इससे हवा में एक घेरा बन गया और जब उसे वापस खींचा तो वहां कुछ पेड़ थे जो हंसिया से कटकर गिर गए थे। जब पेड़ साफ हो गए तो गिरे हुए पेड़ों के साथ 2 और शव भी देखे जा सकते हैं। वह व्यक्ति है जिसने राक्षस तिकड़ी को वॉट और गिरोह से निपटने का आदेश दिया था। उनकी मृत्यु के बाद वह स्वयं स्थिति से निपटने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसे इन तीनों में दिलचस्पी हो गई। चूंकि उसके अधीनस्थ मारे गए थे इसलिए उसे 3 नए अधीनस्थों को रखना पड़ा और जब उसने इन लोगों को देखा तो वह चकित रह गया। वे लगन से प्रशिक्षण ले रहे हैं और अधिक से अधिक द्वंद्वों में भाग ले रहे हैं। वह प्रभावित थे और आने वाले दिनों में उनका विकास देखना चाहते थे। इसलिए शेष प्रमुख शक्तियों को कई नुकसान हुए क्योंकि उनके अधीनस्थ एक के बाद एक गायब हो गए। वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि वे नहीं जानते थे कि हत्यारा कौन है और यहाँ तक कि दृष्टा टॉवर में भी वे केवल काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को देख सकते थे जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और एक चेन दरांती से कई लोगों के गले काट दिए थे। वॉट और बाकी लोगों ने हंगामा सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वे जंगल के अंदर थे। वहां निश्चित रूप से जानवर होंगे। चूंकि ऐसी कोई आभा नहीं है जिसे वे महसूस कर सके, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन वे राजधानी पहुंचे और जैक ने कुछ चीजों के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कई अनुमतियां लेनी पड़ी। यह विशेष शाही प्रशिक्षण अकादमी है और उस अकादमी के भीतर एक विशिष्ट तलवारबाज अनुभाग है। ये खंड हाल ही में तलवार मार्शल के बाद स्थापित किया गया है और तलवार मार्शल की 6 तलवारें एरियन में शामिल हो गई हैं। इससे पहले कि वे फिर से बल में शामिल हो सके उन्हें 10 साल का शिक्षण पूरा करना होगा। तो अब अकादमी में 7 अविश्वसनीय तलवारबाज हैं और जैक उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ है। वह अपनी तलवारबाजी और कौशल का परीक्षण करना चाहता था जो उसने हाल ही में शिल्प के मास्टर के खिलाफ बनाया था। हो सकता है कि वे समान साधना स्तर के न हो, लेकिन चूंकि यह कौशल की सच्ची परीक्षा है इसलिए उन्हें साधना स्तर पर विचार करने और खेती को दबाने के बाद समान शर्तों पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले सप्ताह के लिए यह उसकी योजना है और जैसा कि अपेक्षित था वह उनमें से किसी को भी जीतने में सक्षम नहीं था। 7 लोगों का युद्ध अनुभव कुछ ऐसा नहीं है जिसे जैक समझ सके और यहाँ तक कि जब उनकी खेती को दबा दिया गया तब भी जैक उनसे निपटने में सक्षम नहीं था। एक कारण यह है कि उनका कौशल उनके जितना अच्छा नहीं है और दूसरा कारण उनका शरीर है जो नेसेंट में उनकी सफलता के दौरान सुधार हुआ था। वे अपनी साधना शक्ति को भव्य क्षेत्र की शक्ति में बदल सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की स्थिति को बदलना और उसकी शक्ति को कम करना संभव नहीं है। लेकिन जैक अत्यधिक निराश नहीं था। उन्होंने तलवारबाजी की अपनी नई शैली के बारे में संकेत दिए और खामियों के बारे में नया ज्ञान प्राप्त किया तथा इन खामियों को कैसे कम किया जाए इसके बारे में सुझाव दिए। उसके बाद उन्होंने सैम के शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू की।
इस बीच सैम के शहर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। सभी पुरानी इमारतों के स्थान पर नए निर्माण किए गए। शहर के मध्य में एक राजसी गगनचुंबी इमारत है और उस पर सैम का नाम खुदा हुआ है। स्काईस्क्रैपर में 70 मंजिलें ऊंची बनी है और इसे शहर से मीलों दूर से देखा जा सकता है। केंद्र के रूप में स्काईस्क्रैपर के साथ शहर अब एक वृत्त की तरह 4 चतुर्भुजों में विभाजित है। प्रथम चतुर्थांश में सभी प्रकार के कारखाने हैं। यहाँ कुछ आवश्यक स्टाफ क्वार्टर हैं। दूसरा चतुर्थांश स्टाफ और स्टाफ के परिवारों के लिए घरों से भरा है। शेष 2 चतुर्थांश संयुक्त है और यह सैम के पार्क के समान है। वे गतिविधियों, परीक्षणों, दुकानों और कई अन्य चीजों से भरे हुए हैं। इस क्षेत्र के एक कोने में एक बड़ी इमारत है जो सैम की एक परियोजना का शुरुआती बिंदु है। सैम अंतिम कार्य कर रहा है ताकि उद्घाटन के समय तक सब कुछ तैयार हो जाए। इस समय तक आथा और उनकी टीम धीरे धीरे अनुकूलन कर रही है। उन्होंने उन निर्माण परियोजनाओं को देखा जो नए सिरे से बनाई गई हैं। राजसी इमारतें, जानवरों के आकार की मशीनें। जब वह एक बार एक कारखाने में गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। विशेष रूप से कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनके निर्माण के लिए उपयोगकर्ता को आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी मशीनें भी मौजूद हैं और जिन चीजों को वह असंभव समझता था वे यहाँ रोज घटित हो रही हैं। वह अब इस बात का इंतजार कर रहा था कि सैम किस प्रकार का सौदा करने जा रहा है। एक प्रमुख शक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पास सामान्य लोगों की तुलना में बहुत गहरे ज्ञान तक पहुंच थी और वह जानते थे कि छाया तलवार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में कारीगर और तलवार चलाने वाले पहले व्यक्ति के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तलवार को वश में कर सके। यहाँ तक कि दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक मुरली भी तलवार को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। वह केवल संरचनाओं और शिलालेखों में अपने ज्ञान के साथ तलवार को सील करने में सक्षम थे। इसलिए आता को तलवार से बहुत आशा नहीं है। यहाँ तक कि अधिकांश शक्तियों को अपने उपयोग के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। वे इसे बस इसलिए चाहते हैं ताकि यह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में न हो जो इसे चलाने में सक्षम हो। यह और ऐसी संभावना है कि वह व्यक्ति उनका दुश्मन बन सकता है। उस तलवार से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मशीनों को विभिन्न चीजें बनाते हुए देखा, उदाहरण के लिए उन्होंने एक दबाने वाली मशीन देखी है जिसका उपयोग ग्रेनेड के गोले के लिए किया जाता है, और जब उन्होंने ग्रेनेड का परीक्षण देखा तो वे बेहद प्रभावित हुए, क्योंकि हथगोले की असेंबली लाइन ने उनकी मौलिक क्षमताओं का भी उपयोग नहीं किया था। उन्हें बस थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। ऐसी कई अन्य चीजें हैं जिनका निर्माण कारीगरों पर अधिक दबाव डाले बिना किया जा सकता है। उनमें से कुछ तीर फेंकने वाले चाकू, खाली गठन प्लेटें, हथगोले हैं। यहाँ कई गियर और बेलनाकार घटकों के साथ साथ कई अन्य धातु संरचनाएं भी हैं जिन्हें उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये बातें और बड़ी बातें होंगी। वह इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि सैम किस तरह का सौदा करेगा। इस बीच सैम अपने गगनचुंबी इमारत के अंदर है। गगनचुंबी इमारतों की 5 मंजिलें निवास के लिए हैं। एक उसके लिए, एक वॉट के लिए, एक जैक के लिए और दूसरा फिलिप के लिए। 5वां फेलिशिया और उसके भाई मैरियन जैसे सहायकों के लिए है जो सैम की बटालियन के पूर्व नेता है। शेष 15 मंजिलों में से 5 प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए हैं। ऐसी कई मशीनें हैं जिन्हें सैम ने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वह और उसके दोस्त प्रशिक्षण ले सके। यहाँ तक कि उसके जानवरों के पास भी कुछ स्थान है जहाँ वे प्रशिक्षण ले सकते हैं। शेष 10 मंजिलों के लिए पहली मंजिल नियुक्तियों और बैठकों के लिए है। दूसरी मंजिल एक कारीगर विनिर्माण बिंदु है जहां सैम कस्टम ऑर्डर के लिए कुछ चीजें बनाएगा, और यह केवल विशेष मामलों के लिए है जहां ग्राहक सैम को ऐसा करते हुए देखना चाहेगा। इसका उपयोग दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए भी किया जा सकता है ताकि वे सैम की वास्तविक कार्यशाला को खोजने के लिए तनावग्रस्त न हो। शेष 8 मंजिलों के लिए वे निगरानी कक्ष हैं। शहर के बीच में कुछ क्रिस्टल टावर हैं जिन्हें आकर्षण के रूप में रखा गया है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि इन छोटे टावरों को इस तरह से रखा गया है कि वे पूरे शहर के लिए एक विशाल संरचना बनाने के लिए नोड के रूप में कार्य करते हैं। वे संचार टावरों की तरह काम करते हैं। चूंकि सैम ने थंडर गॉड मंदिर से संचार टोकन और रिकॉर्डिंग क्रिस्टल बनाने के लिए आवश्यक कई सामग्रियां खरीदी है, इसलिए उन्होंने अपना नया आविष्कार बनाया जो एक निगरानी प्रणाली है। पूरे शहर में ऐसी कई स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं जिनके शीर्ष पर क्रिस्टल लगे हैं। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहां पर ये क्रिस्टल की गांठें रखी हुई हैं। सैम ने इन्हें क्रिस्टल आंखें कहा। क्रिस्टल आई के सामने होने वाली घटनाओं को इन संचार टावरों के माध्यम से स्काईस्क्रेपर्स तक भेजा जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। क्रिस्टल आंखों के साथ सैम ने संचार टोकन को आधार के रूप में उपयोग करके कई उपकरण बनाए हैं जो ध्वनि को निर्देशित करेंगे। प्रत्येक क्रिस्टल आंख को एक अलग स्क्रीन आवंटित की गई है और प्रत्येक स्क्रीन से एक व्यक्तिगत संचार उपकरण जुड़ा हुआ है जो ध्वनि देगा। इस तरह पूरा शहर सैम की निगरानी में है। सैम अपने स्काईस्क्रैपर में एक मंजिल में स्क्रीन के माध्यम से देख रहा है। प्रत्येक मंजिल पर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा था, बल्कि प्रत्येक स्क्रीन सैम द्वारा मंत्रमुग्ध थी। निचले स्तर की आत्माएं पूरे शहर पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार होंगी और ये सभी सैम की कलाकृतियों की तरह हैं और वे सीधे उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, बल्कि वह पूरी इमारत पर एक बड़ा जादू करने की योजना बना रहा है ताकि वह आत्मा सैम को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हो। यह एआई असिस्टेंट की तरह काम करेगा। वह ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें शहर के सभी नोडल पॉइंट की जांच करनी होगी। जो टावर नोड के रूप में कार्य कर रहे हैं वे अकेले नहीं हैं जो संरचनाओं का हिस्सा हैं। स्ट्रीट लाइटों की स्थिति, इमारतें, व्यवस्थित पार्क बेंच, रेस्तरां, शहर की दीवारों के खंभे, कुल मिलाकर शहर के भीतर लगभग 25 संरचनाएं हैं और इनमें से कुछ संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक और विशाल रक्षात्मक संरचना है जो इन 25 संरचनाओं को नोड्स के रूप में उपयोग करती है। इसके अलावा 3 प्रकार की तोपें और प्रत्येक प्रकार के विभिन्न आकार हैं जो कुछ वॉच टावरों के अंदर और शहर की दीवारों पर रखे गए हैं, जो 9 प्रकार की संरचनाएं बनाएंगे जो विशाल रक्षात्मक संरचना प्रदान करेगी। इसके साथ एकीकृत होने पर 9 प्रकार की विविधताएं होंगी उन्हें। ये सब सैम का काम है, लेकिन संरचना विशेषज्ञ इसका पता लगाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि संरचनाएं सबसे अगोचर चीजों से बनाई गई थी।
वे संभवतः सोच भी नहीं सकते थे कि जिन श्रमिकों की वे स्वयं देखरेख करते थे उनके द्वारा लगाया गया स्ट्रीट लैंप निर्माण नोड का हिस्सा होगा। ये सैम द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में से केवल एक है और यह सबसे बड़ा नहीं है। अन्य परियोजनाओं में पूरा पश्चिमी महाद्वीप शामिल है और उनमें से एक सैम पार्क की स्थापना है। प्रत्येक ड्यूकडॉम राजधानी में एक पार्क खोला गया है, यहाँ तक कि दक्षिणी स्टार में सैम के पार्क को भी फिर से तैयार किया गया है। हर पार्क में एक टावर बना हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक ड्यूकडॉम शहर में 3 छोटे टावरों का निर्माण किया गया था और हर दूसरे शहर और यहाँ तक कि हर गांव में इसी तरह से टावर बनाए गए हैं। संपूर्ण एरियन में हर शहर और हर गांव में इस प्रकार के टावर हैं और टावर के शीर्ष पर एक कमरा है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं जो स्पिरिट स्टोन से क्रिस्टल तक ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। मीनार ये संचार नेटवर्क है जिसे सैम ने डिजाइन किया है। इस दुनिया में 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं जिन्हें सैम ने पहचाना है और जिन पर वह पैसा कमा सकता है, और पहला है संचार। 4 प्रमुख व्यवसायों और शहर के प्रभारी व्यक्ति के अलावा सामान्य लोगों के लिए शहर से बाहर के लोगों से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था और सैम ने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया। यह उनकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक है और वह है संचार क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित करना। सैम ने एक नए तरह का संचार उपकरण डिजाइन किया है जो सेल फोन की तरह काम करता है, लेकिन बात करने के अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि सैम को अभी भी कॉलिंग और संदेश भेजने को एक ही समय में एकीकृत करने के लिए तकनीक में महारत हासिल करनी है। वह अभी भी शुरुआती चरण में था और वह इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी ये संचार टोकन संख्याओं के बजाय आध्यात्मिक हस्ताक्षर का उपयोग करते हैं। सैम ने इन टावरों का उपयोग हर शहर में संरचनाएं बनाने के लिए किया जो आगे चलकर संरचनाओं की एक श्रृंखला बनाने के लिए आपस में जुड़ी हुई हैं जो संचार चैनल के रूप में कार्य करती हैं, और इन संचार चैनलों के लिए 2 मुख्य केंद्र हैं जो मुख्य नोड्स के रूप में कार्य करते हैं। उनमें से एक सैम का शहर है और दूसरा एरियन की शाही राजधानी में है। लोगों को बस इतना करना है कि अपने शहर के नजदीकी टावर में अपनी आध्यात्मिक छाप दर्ज करानी है और वे पूरी तरह से डेटाबेस में पंजीकृत हो जाएंगे। एकमात्र समस्या यह है कि जैसे वे पिछले संचार उपकरणों में आध्यात्मिक छापों का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही उन्हें अभी भी उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। एक बार जब वे व्यक्तिगत रूप से अपने उपकरणों के भीतर आध्यात्मिक छापों का आदान प्रदान करते हैं और यदि उनके आध्यात्मिक निशान टावर डेटाबेस में पंजीकृत होते हैं, तो वे पूरे पश्चिमी महाद्वीप में कहीं भी हो संचार कर सकते हैं। उत्तरी बर्फीली भूमि को छोड़कर वे अभी भी एकांत में रहना पसंद करते हैं और बाहरी दुनिया से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह अभी भी एरियन के अधीन है। आर्क ने फिर भी उन्हें अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ने के लिए पर्याप्त सम्मान दिया, इसलिए सैम ने अपने हाथों को क्षेत्र के उस हिस्से तक नहीं पहुंचने दिया। वैसे भी संचार अभी भी उसका है। प्रत्येक व्यक्ति को डेटाबेस में अपनी आध्यात्मिक छाप दर्ज करने के लिए 100 आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना चाहिए। हर 3 महीने में उन्हें निकटतम टावर पर जाना होता है और अपनी संचार छाप को नवीनीकृत करना होता है। जहां तक संचार उपकरण की बात है, सैम ने विभिन्न तरीके डिजाइन किए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका उपयोग ब्लूटूथ हेडसेट के रूप में किया जा सकता है, कुछ स्मार्टफोन की तरह होंगे, हाथों में स्लेट की तरह। उन्हें आकार, लंबाई और उनके डिवाइस में दर्ज किए जा सकने वाले निशानों की संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कीमत 100 आध्यात्मिक पत्थरों से शुरू होती है और हजारों आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंचती है, और एक कस्टम डिवाइस सुविधा है जिसमें वे अपने स्वाद और उनके द्वारा साझा किए जा सकने वाले छापों की संख्या के अनुसार एक डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्क्वाड विशिष्ट और संगठन विशिष्ट पैकेज हैं जिसमें वे एक लघु संचार नेटवर्क खरीद सकते हैं। इस तरह जब कोई दस्ता शिकार पर निकलता है तो वे जंगल में छोटा संचार केंद्र रख सकते हैं जो एक निश्चित दायरे को कवर करता है, जिसमें दस्ता स्वतंत्र रूप से बात कर सकता है। इन चीजों को पोर्टेबल हब में पंजीकृत होने वाले सदस्यों की संख्या और कवरेज के दायरे के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह सैम ने उद्योग पर पूरी तरह से एकाधिकार करने का फैसला किया। परंपरागत रूप से अनुमान लगाया गया है कि केवल एक ड्यूकडॉम राजधानी में कम से कम 2 मिलियन लोग होंगे। यदि उनमें से केवल 25% ने पंजीकरण कराया और सबसे कम कीमत वाला संचार उपकरण खरीदा तो 5 लाख लोग हैं, जिसका अर्थ है 5 लाख लोग इस पर 200 आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर रहे हैं। प्रत्येक ड्यूकडॉम पूंजी से उसे 100 मिलियन मिलेंगे और 10% कर के लिए जाएगा और शेष 50% 4 प्रमुख शक्तियों के लिए जाएगा। इसका मतलब है प्रत्येक ड्यूकडॉम राजधानी में उसके लिए कम से कम 45 मिलियन का शुद्ध लाभ होगा, और वे पूरे एरियन में कुल 19 ड्यूकडॉम राजधानियां हैं। इससे उन्हें ड्यूकडॉम राजधानियों से 850 मिलियन का शुद्ध लाभ मिलता है, वह भी सबसे खराब स्थिति में। केवल एक शहर से वास्तविक लाभ करोड़ों में होगा। आखिरकार यदि ये संचार टोकन नया चलन है तो उनका उपकरण जितना उन्नत होगा, जनता में उनकी स्थिति उतनी ही अधिक दिखाई देगी। और यह खेती की दुनिया है, लोगों को हर समय खतरों का सामना करना पड़ेगा और किसी उपकरण को खोना कोई आश्चर्यजनक परिदृश्य नहीं है। वैसे भी शहर का कोई भी व्यक्ति 100 स्पिरिट स्टोन से कहीं बेहतर काम कर सकता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह हार जाए और पोर्टेबल हब हॉटकेक की तरह चले जाएंगे। सैम चिंतित नहीं है, उसे पहले हफ्ते में रिटर्न मिलेगा। जहां तक सैम के पार्क की बात है, ये पहले से ही एक सफल उद्यम है और इसका विस्तार होने जा रहा है। उन्होंने एक ही पार्क में 6 महीने में 16 अरब कमाए, अब कुल 19 हो गए। तब से उसने अपना लाभ प्रतिशत थोड़ा कम कर दिया है, वह अभी भी इसे बड़ा और भी बड़ा करने जा रहा है। हालांकि यह इसका अंत नहीं है। सैम ने इन 6 महीनों में 3 प्रमुख परियोजनाएं पूरी की हैं। उनमें से एक है सैम का शहर और पार्क, दूसरा है संचार उद्यम, तीसरी भी दूसरी समस्या है जो उन्होंने इस दुनिया में देखी, परिवहन। ये प्रोजेक्ट इन तीनों में सबसे बड़ा है। ये निवेश, जनशक्ति और समय के संदर्भ में हो सकता है। इन सभी पहलुओं में इस परियोजना ने अन्य 2 को बहुत बड़े अंतर से हराया। इसके लिए सैम ने आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से और सबसे परिष्कृत धात्विक जानवरों में से एक को बाहर निकाला है, रेलगाड़ी। सैम ने इस पूरे महाद्वीप पर रेलवे का पुनर्निर्माण किया है। पूरे महाद्वीप में लोगों के लिए एक गांव से दूसरे गांव या शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे शहर तक यात्रा करने के लिए कुछ मार्ग हैं।
सैम ने मार्गों को चौड़ा किया और रेलवे का निर्माण किया। उन्होंने नए मार्ग नहीं बनाए, उन्होंने बस पिछले मार्गों का उपयोग किया और पटरियां बिछा दी। इसके अलावा उन्होंने हर शहर और गांव को इससे नहीं जोड़ा। इस दुनिया में जहां लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, एक सप्ताह भी कोई लंबी अवधि नहीं है। इसलिए उन्होंने ये रेलवे केवल कुछ प्रमुख शहरों और प्रमुख यात्राओं में ही बनाई। प्रत्येक ड्यूकडोम में केवल 3 प्रमुख स्टेशन होते हैं और रेल मार्ग केवल इन मार्गों के भीतर के शहरों या गांवों को कवर करते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रेनें एक ड्यूकडोम से दूसरे ड्यूकडोम तक जा रही हैं, वे भी इन स्टेशनों के भीतर से गुजरेंगी। यदि कोई व्यक्ति दक्षिणी सितारा से शाही राजधानी ओरान तक यात्रा करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक ड्यूकडोम के लिए यात्रा करने के बाद ट्रेन बदलनी पड़ती है। यह आधुनिक लोगों के लिए असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें पैदल चलना पड़ता है, खतरनाक जंगलों के भीतर जानवरों पर यात्रा करनी पड़ती है, और कुछ लोग तो यात्रा करने का विचार भी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे इन खतरों से डरते हैं, वे इन रेलवे का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रेलवे लेवल 4 जानवर द्वारा लिए गए औसत समय की तुलना में यात्रा के समय को आधा कर देते हैं। आखिर कितने लोग लेवल 4 जानवर को अपने यात्रा साथी के रूप में पाने में सक्षम हैं? सैम ने सभी परियोजनाओं का उद्घाटन एक विशाल समारोह के साथ करने का निर्णय लिया और उद्घाटन एरियन के सम्राट आग द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन से 2 दिन पहले सैम कुछ शांति के लिए शहर में घूम रहा है। पिछले 6 महीनों से उनका कार्यक्रम पूरी तरह से व्यस्त था, उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अब जब उसका हिस्सा खत्म हो गया है तो उसे बस समय का इंतजार करना है। एक बात की उसे चिंता थी कि उसके दोस्त अभी तक यहाँ नहीं हैं। उनकी 6 महीने की यात्रा खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। घूमते घूमते वह शहर के सबसे बड़े रेस्तरां में दाखिल हुआ। इसे मैके की रसोई कहा जाता है और नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि रसोईया कौन था। वह आराम करना चाहता था और खाना खाना चाहता था, लेकिन जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि माहौल कुछ अजीब है। रेस्टोरेंट का एक हिस्सा पूरी तरह खाली था और दूसरा खचाखच भरा हुआ था। ऐसा लगता है मानो शेष तालिकाओं का उपयोग ही नहीं किया जा सका। शहर अभी भी बाहरी लोगों के लिए खुला नहीं है, इसलिए यहाँ केवल श्रमिक, कारीगर और 4 प्रमुख व्यवसायों के अन्य लोग और उनके रिश्तेदार हैं जो खुलने से पहले कुछ स्थानों पर जाते हैं। ये वह विशेषाधिकार है जो सैम ने उन लोगों को दिया है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। वे शहर के उन सभी स्थानों पर जा सकते हैं जो जनता के लिए खुले हैं और हर चीज का निःशुल्क अनुभव कर सकते हैं। और हर कोई जानता है सैम कौन है। सैम के लिए रेस्टोरेंट में एक खास टेबल है। हालांकि उन्होंने इसके लिए नहीं कहा, मैके ने विशेष रूप से कृतज्ञता के कारण इसकी व्यवस्था की। टेबल हमेशा खाली रहेगी और इससे स्काईस्क्रैप का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देगा। इससे सैम को याद आएगा कि उसका विकास कितना बड़ा था, कम से कम मैके ने तो यही कहा है। यदि सैम वहां जाता तो मेज केवल भरी होती, लेकिन अब उसे आश्चर्य हुआ कि मेज पर एक युवा महिला बैठी है क्योंकि वह किसी गहरे विचार में लग रही थी। जब सैम ने युवती को देखा तो वह दंग रह गई। वह अपने दोनों जीवन में अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला है, कम से कम दिखावे के आधार पर। यदि वह आधुनिक दुनिया में पैदा हुई होती तो वह मॉडलिंग की दुनिया पर राज कर सकती थी। फैशन डिजाइनर उसके लिए कपड़े और सहायक उपकरण बनाने के लिए पागल हो जाते। लेकिन यह वह चीज नहीं है जिसने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। वह टूट गया और फिर से बन गया। वासना कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस पर हावी हो सके। ये वह है जो वह कर रही है जिसने उसे सुंदरता से अधिक स्तब्ध कर दिया है। उसकी मेज पर एक छोटी धातु की प्लेट है और उसके हाथ में कुछ आध्यात्मिक पत्थर हैं। एक नजर और सैम पहचान गया कि यह क्या है। यह एक गठन सिम्युलेटर है। एक व्यक्ति इस प्लेट पर फॉर्मेशन कैसे काम करता है इस पर कुछ प्रयोग कर सकता है, लेकिन यह उस फॉर्मेशन सिम्युलेटर जितना अच्छा नहीं है जो सैम को मुरली की विरासत से मिला था, क्योंकि यह लड़की जिस फॉर्मेशन सिम्युलेटर का उपयोग कर रही है उसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार गठन सक्रिय होने के बाद गठन अनुकरण करने वाली डिस्क ध्वस्त हो जाएगी। परिणाम चाहे जो भी हो, गठन सही और व्यवहार्य हो सकता है या ये पूरी तरह से बकवास हो सकता है, लेकिन सिमुलेशन डिस्क निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगी। युवती टेबल की स्थिति को देख रही है और उनके अनुसार सिम्युलेटर पर स्पिरिट स्टोन रख रही है। 10 से अधिक टेबल रखने के बाद उसने सिम्युलेटर को सक्रिय किया और एक छोटा सा विस्फोट हुआ। वह इस संरचना को दोहराने में सक्षम नहीं थी। हालांकि विस्फोट हुआ है, कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सैम की मेज थोड़ी खास है। कोई आने वाली क्षति नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति टेबल पर कई छोटे छोटे निर्माण बदलावों में हेरफेर कर सकता है तो टेबल क्षेत्र के अंदर होने वाली चीजें भी बाहर नहीं जाएंगी। इसीलिए सैम आश्चर्यचकित है क्योंकि शहर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेज पर अंकित संरचनाओं को नोटिस कर सका हो। विविधताओं की पहचान करना और उनमें हेरफेर करना तो दूर की बात है। वह मेज के पास चला गया और वहीं खड़ा रहा जब महिला ने एक और सिम्युलेटर निकाला और स्पिरिट पत्थर रखना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जब उसने मेज की स्थिति को चिन्हित करने के लिए ऊपर देखा तो उसका स्वागत काले पंख वाले कोट से किया गया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, आप रेस्तरां के इस तरफ नहीं बैठ सकते, उस तरफ बैठो। उसने भावहीन स्वर में कहा, सैम की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सैम उत्सुक था लेकिन बाकी रेस्तरां पूरी तरह से शांत हो गया था। ये पिन ड्रॉप साइलेंस शब्दों का प्रतीक है। आखिरकार पूरे पश्चिमी महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं है जो सैम से ये शब्द कहने की हिम्मत करेगा। वर्तमान सम्राट भी नहीं, शायद फिलिप ऐसा कहेगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग मामला है। युवती ने देखा कि सैम हिल नहीं रहा है और उसने उसकी ओर देखा। जैसा कि उसने कहा था, वह उसे पहचानती नहीं दिख रही थी। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, यह मेरी मेज है, सैम ने उसी भावहीन स्वर में कहा। महिला आश्चर्यचकित लग रही थी, लेकिन उसने कहा, ओह, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। उसने टेबल की व्यवस्था देखने के लिए सैम को एक तरफ धकेल दिया और स्पिरिट स्टोन्स पर स्पिरिट स्टोन्स रखना शुरू कर दिया। जब वह पत्थरों को व्यवस्थित कर रही थी तब भी सैम उसे देखता रहा। स्केलिंग की गणना करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सैम दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को इशारा किया, जिसने सिर हिलाया और सैम के लिए खाना लाने के लिए रसोई में चला गया। 5 मिनट में उसके लिए खाने की प्लेटें आ गईं। सैम ने खाना शुरू कर दिया और लड़की को कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। वह पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबी हुई है।
एक और विस्फोट के बाद, जिससे मेज पर रखी खाने की प्लेटें हिल गईं, आखिरकार उसकी नजर उस पर पड़ी और जब उसने उसकी दावत देखी तो उसने भी बिना किसी शिष्टाचार या औपचारिकता के एक प्लेट से मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे खाना शुरू कर दिया। लेकिन वह अभी भी गलतियां ढूंढने के चक्कर में थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें यह नहीं मिलेगा, सैम ने अंततः उसका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। क्या कहा आपने? उसने उसी स्वर में उससे पूछा। आपकी विचार प्रक्रिया गलत है, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। ओह, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने गठन किया। सैम ने अब तक अपना भोजन समाप्त कर लिया था और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लड़की ने आखिरकार निराशा और सोच के भावों के अलावा एक और भाव दिखाया और वह है आश्चर्य का भाव। जैसे ही सैम बाहर जा रहा था, वह उसके पीछे चली गई और उसके पूछने पर उसके पास चली गई। उसके लंबे बाल, जो जूड़े में बंधे हुए थे, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे क्योंकि उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और एक गंदा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। रुको, तुमने इसे कैसे बनाया? महिला ने मांस चबाते हुए पूछा। अब मैं ऐसा क्यों कहूंगा? सैम ने बदले में पूछा। एक नजर देखकर सैम को पता चल गया कि यह लड़की मजदूरों और कर्मचारियों के परिवार से नहीं है, क्योंकि उसके सीने पर कोई निशान नहीं है। वही प्रोटोकॉल चल रहा है। वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति है जो शहर में चोरी छिपे आया था, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह 6 प्रमुख शक्तियों में से एक है। चूंकि उसे अभी तक सूचित नहीं किया गया था, तो इसका मतलब है कि वह अभी आई थी। हालांकि उसे देखने के बाद सैम तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था और इसका एक कारण ये था कि वह अकेली थी और दूसरी बात ये थी कि वह सैम की तुलना में गठन में अधिक रुचि रखती थी, जो उसका लक्ष्य है। इसलिए उसने फैसला किया कि जब वह कोई कदम उठाएगी तो वह उसे परेशान करेगा। जैसे ही सैम ने महिला की ओर देखा, उसने अपना प्रश्न दोहराया। मैं आपको अपने गठन का विवरण क्यों दूंगा? झिझकती आवाज में कहने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। क्योंकि मैंने पूछा। सैम स्तब्ध था, वह तुरंत उत्तर देना नहीं जानता। उसके मन में पहला विचार यही आया कि यह लड़की व्यंग्य कर रही है। लेकिन जब उसने उसकी आंखों की ओर देखा तो उसे लगा कि उसने जो कहा उसका सचमुच वही मतलब था। ये लड़की बहुत भोली है। उसने धीरे से उसके चेहरे का अवलोकन किया। नीली आंखें बर्फ की तरह साफ हैं और उसका माथा नक्काशीदार जैद के टुकड़े जैसा था। उसके बाल लगभग काले झरने की तरह लग रहे थे। वह अंदर बंद हुआ और उसके होठों को देखा और उसके निचले होंठ के बाईं ओर के कोने पर एक छोटा सा तिल था। तुम यहाँ क्यों हो? सैम ने शांत स्वर में पूछा। मैं यहाँ सैम से मिलने आया हूँ। ओह, तुम्हें नहीं पता कि वह कैसा दिखता है? नहीं, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उसके पास मौजूद फॉर्मेशन सिम्युलेटर चाहिए। तुम्हें छाया तलवार नहीं चाहिए। मुझे यह नहीं चाहिए। क्यों? मैं यह नहीं चाहता क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने हथियार खुद बना सकता हूँ। तो फिर आप अपनी स्वयं की संरचनाएं क्यों नहीं बनाते? मुझे अपने उपयोग के लिए इस संरचना की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे अनुसंधान के लिए चाहता हूँ। सैम ने अपने प्रश्न रोके और उसकी ओर देखा। वह नहीं जानता कि क्या वह बिल्कुल भोली भाली और मूर्ख है। वह सवालों का जवाब देती रही चाहे सैम ने कितने ही सवाल पूछे हों। क्या होगा यदि वह आपको फॉर्मेशन सिम्युलेटर नहीं देना चाहता? मैं उसे मारकर ले जाऊंगा। उसने उसी स्वर में उत्तर दिया। सैम उसकी बातों पर मुस्कुराया। वह सचमुच ऐसी ही है। वह बस इतनी ही भोली है। वह एक ही समय में पूरी तरह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। एक युवती कह रही है कि वह उसे मार डालेगी और उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। उसे हंसने का मन हुआ। क्या आप मुझे उस गठन के बारे में बता रहे हैं या नहीं? ओह, मेरे पीछे आओ, सैम ने कहा और उसे पास की इमारत में ले गया और फॉर्मेशन रखा और समझाया। मैंने यह नहीं कहा कि आपका गठन गलत है। यह आपकी विचार प्रक्रिया है, आपने बस नोट्स को गलत क्रम में रखा है। 10 मिनट बाद उसने एक और भाव प्रकट किया, आश्चर्य का भाव। उसने अपना सिर हिलाया और सोचा, कोई एक ही समय में इतना चतुर और मूर्ख कैसे हो सकता है? ये पहले विचार हैं, लेकिन जैसे ही उसने बातचीत जारी रखी, उसने देखा कि यह नादानी की मूर्खता नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर भ्रम का कोई संकेत नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति की भरोसेमंद मुस्कान और शुद्ध रूप नहीं है जो इसके तरीकों को नहीं जानता है दुनिया और शुद्ध मासूमियत की, बल्कि यह अधिक लापरवाही और आत्मविश्वास है। वह इतनी आत्मविश्वासी है कि अगर वह अपने मन की सारी बातें भी कह दे तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और सैम को ये जानने में 1 घंटे से अधिक समय लगा कि वह किस चीज से भयभीत था, क्योंकि यह पहला व्यक्ति था जिसे वह इस दुनिया में पढ़ने में असफल रहा। इस दुनिया में आने के बाद वह सबसे पहले इंसान को समझने में असफल रहा।